दिल में अनेकों सपने लिए एकांशी सुहाग सेज पर बैठी अयांश का इंतजार कर रही थी। तभी अयांश आता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, यह शादी केवल उस मनहूस रात की वजह से मुझे करनी पड़ी, वरना तुम मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। हमेशा याद रखना। जिसे सुन एकांशी की जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात, यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। अयांश के इस रूप को देख और उसे बेवजह किसी को पीटता देख राघव तेजी से अयांश तक बढ़ा और उसके सामने खड़े हुए बोला, सर आप इसे क्यों मार रहे हैं? अब मिसेज आदित्य को नहीं ढूंढना? क्या वो कमरे में लौट आई? अयांश का दिमाग इस वक्त इतना डिस्टर्ब था कि उसने राघव की एक बात नहीं सुनी, लेकिन एकांशी का नाम सुनते ही उसकी आंखों में फिर से गुस्सा दिखाई देना शुरू हो गया और उसने राघव को अपने सामने से धक्का देते हुए हटा दिया। 2 कदम आगे बढ़कर उसने नीचे पड़े अनजान शख्स के कॉलर को मजबूती से पकड़ा और दूसरे हाथ को ऊपर उठाकर उसके चेहरे के सामने मुट्ठी बनाए बोला, कहाँ है वो? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लीव मी। गुस्से से अयांश के हाथ को पकड़े हुए वो शख्स बोला, लेकिन अयांश की आंखों में खून उतरा हुआ देख उस शख्स ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और वापस से कहना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि जिसकी तुम बात कर रहे हो वो कहाँ है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो फोन सड़क के किनारे गिरा हुआ था और उस पर शायद तुम ही कॉल कर रहे थे, तो मैंने फोन को जमीन से उठाकर पिक कर लिया। जस्ट शट अप। मुझे सच बताओ, मेरी एकांशी कहाँ है? अयांश उसे कॉलर से पकड़े हुए ही झकझोर कर चिल्लाया। तभी उसे अपने कंधे पर राघव के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और उसके 1 सेकेंड बाद ही राघव की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो कि कह रहा था, सर ब्रेकफास्ट करने के बाद एकांशी मैम कमरे में वापस जाने वाली थी। अकेले बाहर जाने का कोई तुक भी नहीं बनता, लेकिन फोन यहाँ सड़क पर गिरा हुआ है, इसका मतलब वो अपनी रजामंदी से नहीं गई है। यहाँ सीसीटीवी सेट है, हम होटल सिक्योरिटी से मिसेज आदित्य के बारे में पता कर सकते हैं। अयांश वैसे ही बैठे गुस्से से बिफरते हुए चिल्लाया, फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं इस पूरे होटल को जला कर रख दूंगा। अयांश के मुंह से इतना सुनते ही राघव अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए तेजी से होटल के एंट्रेंस की तरफ भागा और कृति, जो कि अयांश के अंदर इतनी सारी नई बदली फीलिंग्स और अपने नेचर के विपरीत हरकतों को अंजाम देता देख अचंभे में खड़ी थी। अचानक से हरकत में होते हुए उसने अयांश के हाथ को पकड़ा और उस अनजान शख्स को उठने का इशारा कर दिया। अगले ही पल अयांश को उठने में मदद करते हुए कृति ने कहा, क्या हो गया है अयांश? उस लड़की से मैं मिली तो नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली वो बच्ची तो नहीं है, यही कहीं आस पास होगी, अभी आ जाएगी। ऐसा कहते हुए कृति उस शख्स के हाथ से फोन को छीन लेती है और एक बार फिर उस आदमी से कहने लगी, जब तक हमें वो नहीं मिल जाती तुम हमारे साथ रहोगे, हम तुम पर यकीन नहीं कर सकते। कृति के इतना कह लेने के बाद उस अनजान शख्स ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और फाइन कहते हुए उनके साथ होटल के सिक्योरिटी रूम की तरफ चला गया। इधर लंदन में नैनिका सुबह उठी तो उसने अपने फोन में आए कंपनी के रिपोर्ट्स को चेक किया और लगभग 2 घंटे बाद ब्रेकफास्ट करने के इरादे के साथ नीचे लाउंज एरिया में चली गई। लेकिन अपने लिए कुछ नाश्ते का ऑर्डर देकर वो एक टेबल पर बैठी ही थी कि तभी उसकी नजर मनीष पर पड़ी, जो कि बिल्कुल उसके सामने वाले चेयर पर बैठा हुआ था और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बार बार अपने होठों पर जीभ भी फेर रहा था। उसे इग्नोर करते हुए नैनिका अपने फोन को अनलॉक कर उसमें कुछ इधर उधर की चीजें देखने लगी। तभी उसे अपने सामने वाली चेयर खींचने की आवाज आई, जिससे उसने अपने आंखों को फोन से निकालकर सामने की तरफ देखा। वहाँ चेयर पर मनवीर को बैठा देख उसे पहले तो 2 मिनट तक ये समझ नहीं आया कि अचानक से मनवीर कहाँ से आ गया, लेकिन ज्यादा ना सोचते हुए उसने नाराजगी से कहा,
क्या कर रहे हो तुम यहाँ? याद है ना मेरी बहन से अगले हफ्ते शादी है तुम्हारी, या अब उसे भी धोखा देने का इरादा है? अपने शब्दों पर ध्यान दो नैनिका, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। मनीष के गंदे इरादे वो इतना ही बोल पाया था कि तभी नैनिका टेबल पर अपने हाथ को पटकते हुए गुस्से से उठी और बिना ध्यान दिए कि आसपास काफी लोग हैं, जोर से चिल्लाई, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, मुझ पर दया करना बंद करो। मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। अगर मनीष मेरे साथ कुछ करना भी चाहता है तो तुम्हें क्या, मैं मरती भी रहूंगी तब भी अब तुमसे मदद नहीं लूंगी। जाकर अलीशा के बाहों में सो जाओ। इतना कहने के बाद नैनिका की आंखें आंसुओं से भर गई और वो मनवीर की तरफ और अधिक ना देखते हुए वहाँ से दौड़ते हुए होटल के ग्राउंड एरिया की तरफ चली गई। उसके चिल्लाने से लाउंज में उपस्थित सारे लोग नैनिका और मनवीर की तरफ ही देखने लगे थे। हालांकि नैनिका क्या कह रही थी ये उनमें से वही समझ पाए थे जो इंडियन थे, बाकी सब बस इतना ही समझ पाए कि दो कपल के बीच किसी चीज को लेकर लड़ाई शुरू है, जिसकी वजह से जब नैनिका वहाँ से भाग गई तब सब मनवीर को देखते हुए बातें बनाने लगे। नैनिका के जाने के बाद मनवीर उसके ओवर रिएक्ट हरकत के बारे में सोचने लगा। वो हमेशा से ऐसी तो नहीं थी और उसने तो बस यही कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी? ऐसा सोचते हुए मनवीर भी अपनी जगह से उठकर नैनिका के पीछे भागा। नैनिका को होटल के ग्राउंड में एक बेंच पर सिर झुकाए बैठा हुआ मनवीर दूर से ही खड़ा तब तक देखता रहा जब तक कि नैनिका वहाँ से उठकर वापस होटल में ना जाने लगी। नैनिका की आंखों के लालीपन और उसके गालों पर आंसुओं की बूंद देख मनवीर और अधिक अपने इमोशन और प्यार को बांध कर न रख सका और तेजी से उसके आगे आते हुए एक बार उसका नाम पुकारा, नैनी। नहीं हूँ मैं तुम्हारी नैनी, मुझे मेरे हाल और जिंदगी में अकेला छोड़ दो। नैनिका मनवीर को धकेलते हुए वहाँ से निकली, लेकिन अभी 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसने अपने कलाई पर मनवीर की मजबूत पकड़ को महसूस किया और अगले ही पल उसने खुद को गार्डन के एक पेड़ के विपरीत दबा हुआ पाया। अब तुम्हें क्या चाहिए? मनवीर को अपने सामने देख नैनिका चिल्लाई, जिस पर मनवीर ने भी नैनिका के कलाई को पकड़कर पेड़ के पीछे दबाया और खुद उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, तुम क्या चाहती हो? ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में वही प्यार दिख रहा था जो नैनिका 1 साल पहले तक अपने लिए देखा करती थी। मैं कुछ भी नहीं चाहती मनवीर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें और अलीशा को एक रूम में नहीं देख सकती थी। तुम दोनों की शादी की बात सुन सुनकर मेरा दिल छलनी हो रहा था हर रोज, इसलिए यहाँ होटल में रह रही हूँ। लेकिन यहाँ भी तुम हर रोज मेरे आसपास ही घूमते हुए नजर आ रहे हो। छोड़ चुके हो तो छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हो? प्लीज लीव मी, नैनिका गुस्से से चिल्लाई। नहीं छोड़ सकता तुम्हें, नहीं छोड़ पा रहा तुम्हें यहाँ अकेला। मनवीर भी चिल्लाया, पिछले 1 साल से अकेली ही रह रही हूँ, अब किस अकेलेपन में नहीं छोड़ना चाहते तुम? इतना कहते हुए नैनिका बिल्कुल ढीली पड़ गई और अब अपने हाथ को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करना भी बंद कर दिया, जिस पर मनवीर ने उसके हाथ को छोड़कर उसके गालों पर गिरे आंसुओं को अपने अंगूठे के सहारे पोंछना शुरू कर दिया और अपनी आवाज विनम्र कर बोला, घर वापस लौट जाओ नैनी, वहाँ तुम सेफ हो। इतना सुनने के बाद नैनिका ने अपने गालों से मनवीर के हाथों को हटा दिया और उसके सीने पर हाथ रख दूर धकेलते हुए कहा, घर चली जाऊं? क्या तुम हर रोज मुझे अपनी सुहागरात दिखाकर अजीहत देना चाहते हो? नैनिका के अचानक धकेलने से मनवीर कुछ दूर को लड़खड़ा गया। नैनिका के बचकानी हरकतों से गुस्सा होते हुए मनवीर एक बार फिर आगे बढ़ा और नैनिका को वापस से पेड़ के विपरीत दबाते हुए चिल्लाया, तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं अलीशा से शादी कर रहा हूँ? हाँ। नैनिका भी अपनी आंखों में गुस्सा लिए चिल्लाई और फिर धीरे धीरे अपनी आवाज को कम करते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, इससे ही प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए क्या? मनवीर ने अपने हाथ को पेड़ पर मारते हुए कहा, नहीं होना चाहिए। जब तुम अयान से शादी के लिए रेडी थी तो इस सच को भी एक्सेप्ट कर लो। अयान से शादी, इन शब्दों को सुनने के बाद नैनिका शांत हो गई
और सोचने लगी कि उनकी शादी वाली बात तो सिर्फ उन दोनों को ही पता थी, फिर मनवीर इस बारे में कैसे जान गया था। वो सोच ही रही थी कि मनवीर एक बार फिर बोला, ऐसी क्या वजह थी कि तुम मेरे गुस्से को खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या मैंने कभी भी तुमसे कहा था कि मैं अपने रिश्ते से मूव ऑन रहा हूँ या तुम्हें छोड़ रहा हूँ? मैं तो बस नाराज था तुमसे और तुमने एक बार भी मुझे मनाने या मिलने नहीं आई, बल्कि उसके विपरीत अयांश को फंसाने में लग गई। और अब तुम्हें मेरा किसी और से शादी करना बुरा लग रहा है, आखिर क्यों? क्यों नाराज थे तुम? बच्चा सिर्फ तुम्हारा था क्या? वो मेरा भी तो था, मैं माँ थी उसकी। उसकी पहली धड़कन मैंने अपने अंदर महसूस किया था और उसे लेकर ओवर प्रोटेक्टिव तुम हो गए। हाँ, मैं मिलने नहीं आई, तुम्हें मनाने नहीं आई, क्या सोच है तुम्हारी? तुम तो मुझे एक गार्बेज बैग की तरह धकेल कर वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने जो झेला वो तुम सोच भी नहीं सकते। और रही बात अयांश से शादी की, तो क्या करती मैं? मेरी कंपनी हमेशा टॉप पर रही थी, लेकिन मार्केट में जैसे ही अयांश आया उसने अपनी कंस्ट्रक्शन और यूनिक प्रोजेक्ट से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेरे परमानेंट कस्टमर भी आदित्य ग्रुप को अपना प्रोजेक्ट देने लगे। मेरी कंपनी लगातार लॉस्ट में जा रही थी और उस वक्त मुझे अयांश के सहारे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना कहते हुए नैनिका ने मनवीर की बाहों को पैर से नीचे किया और वहाँ से चलते हुए आगे बढ़ते बढ़ते बोली, जानते हो मुझे अयांश के सहारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मेरा साथी, मेरा प्यार, हर मुश्किल में मेरा साथ देने वाला मनवीर खुराना मुझे उस बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानता है, जिसकी धड़कनें मेरे अबॉर्शन करने से पहले ही रुक गई थी। अबॉर्शन कराने से पहले ही ये शब्द मानवीर के दिल में किसी खंजर की तरह महसूस हुई और वो बिल्कुल निस्तब्ध वहीं एक जगह बिना कुछ बोले खड़ा नैनिका को जाता देखता रह गया। उसने उसे एक बार रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपने अवरुद्ध हो चुके गले से एक शब्द भी ना निकाल पाया और अगले ही पल गार्डन में उगे मुलायम घास पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका दिमाग नैनिका के कही बातों के अलावा और कुछ भी अतिरिक्त ना सोच सका और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। इधर बंगलौर में एकांशी ने अपनी आंखों को तो बंद करके सोने का नाटक कर लिया, लेकिन वो ये भूल गई कि जब वो पहले सोई थी तो किस पोजीशन में सोई थी। इसलिए जब कमरे में इंदौर के एमएलए का बेटा आया तो पहली नजर में ही उसे एकांशी के नींद में ना होने की बात पता चल गई और वो दरवाजे से आगे बढ़कर सीधे उसकी तरफ को चला आया। एकांशी ये साफ महसूस कर पा रही थी कि उसके करीब कोई बढ़ रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों की पलकों को और तेज हो चुकी धड़कनों को स्थिर करने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। इसी कोशिश में कब उसने बेड शीट को भींचना शुरू कर दिया, उसे खबर भी नहीं लगी। हालांकि उसकी ये कोशिशें वो एमएलए का बेटा आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने चेहरे को एकांशी के कानों के करीब किया और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, आज रात को सारा डर निकाल दूंगा तुम्हारा। पहले मैं, उसके बाद मेरे दोस्त तुम्हारे डर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। उसके बाद तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को वापस से होटल में छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे जिस्म के हर एक अंग को टेस्ट करूंगा, तो तैयार रहो इसके लिए। इतना कहने के बाद वो वहाँ से हटकर चला गया। आंखें बंद किए हुए एकांशी ने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी और तेजी से उठकर बैठ गई। उसकी बातों का मतलब वो अच्छे से समझ गई थी, इसलिए उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे थे और हथेलियां और माथे का हिस्सा पसीने से तरबतर होना शुरू हो गया। तब जाकर उसने राजवी को एक बार और हिलाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं उठी तो एकांशी बेड से उतरकर कमरे में फोन या वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। काफी देर तक कमरे में ही चारों तरफ घूमते रहने के बाद वो थक गई, लेकिन उसे ना तो कोई फोन दिखा और ना ही दरवाजे के अलावा कोई और बाहर जाने का रास्ता। दरवाजे को खोलने की कोशिश में भी वो नाकाम ही रही, इसलिए जब वो अपने सभी तरीकों से हार गई तो वापस बेड पर चढ़कर बैठ गई और सोचने लगी कि क्या अयांश उसे ढूंढ रहा होगा या उसके लिए परेशान होगा। अपने आप से सवाल करते हुए उसने अपने दिल में सभी सवालों को इस वजह से दफना दिया
क्योंकि अयांश कभी भी उसके साथ नहीं रहना चाहता और अब जब वो उससे दूर हो गई है तो भला वो उसके लिए परेशान क्यों होगा। अपने एक ख्याल से दूसरे ख्यालों पर आते हुए वो एक बार फिर सोचने लगी कि अगर किडनैपर अपने प्लान में सफल हो जाते हैं तो वो कभी भी अयांश का प्यार नहीं पा सकेगी। पहले ही उसकी नजर में वो एक ऑर्डिनरी कैरेक्टरलेस लड़की है और अब उसके साथ ये सब कुछ। अगर सच में आज वो खुद को नहीं बचा पाती है तो अयांश कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और सच कहे तो वो खुद ही अयांश के पास वापस नहीं जाएगी बल्कि अपने आप को ही खत्म कर देगी। उन लड़कों को अपने करीब पहुंचने से पहले ये सभी ख्याल उसने मन को और अधिक विचलित करने लगे, जिससे उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगी, जो कि धीरे धीरे लुढ़कते हुए उसके गालों और कपड़ों पर गिरना शुरू हो गई। आधे घंटे तक यूं ही सीलिंग फैन को टकटकी बांधे घूरते रहने के बाद उसे अपने बगल में सोई राजवी के शरीर में कुछ हलचल नजर आई, जिसकी वजह से वो उसे उठने में मदद करने लगी। लेकिन राजवी ने उसकी मदद लेने के बजाय उसे दूर कर दिया और गुस्से से कहा, तुमने क्या किया मेरे साथ। एकांशी ने एक बार फिर उसे सीधा होने में मदद करते हुए कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं खुद जब उठी तो इसी कमरे में थी। झूठ मत बोलो, तुमने जरूर मेरे साथ कुछ किया है। मैं अपने कमरे में जा रही थी और फिर अचानक मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रखा और आंखें खुलने पर तुम मेरे सामने हो। इन सब का एक ही मतलब है, तुमने मुझे चोट पहुंचाने के लिए ये सब कुछ किया है, राजवी ने कहा। राजवी के मुंह से इतना सुनने के बाद एकांशी ने और उसे समझाने की कोशिश नहीं की और वापस से अपनी जगह तक सरक आई। वहाँ बैठे हुए उसने साइड टेबल पर एक पेन पड़ा हुआ देखा, जिसे उसने धीरे से उठाकर अपने पहने कपड़े के बाजू के अंदर ये सोच कर डाल लिया कि अगर वो लड़के उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो वो एक छोटे पेन से उन्हें थोड़ा घायल कर पाएगी, या फिर अगर वो हार जाती है तो खुद को ही खत्म कर लेगी। कमरे में बैठे हुए राजवी और एकांशी के बीच काफी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों ही इस सिचुएशन में डरी हुई थी। अब आसमान की चमक भी गायब होते हुए रात के अंधेरे को अपने में समाने लगा था, जिसे देखते हुए राजवी बोली, अयांश हमें ढूंढ रहा होगा क्या? मुझे नहीं पता। एकांशी रूम के छोटी सी बंद खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, अंधेरा होने लगा है, वो अब तक हमें क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्या उसे हमारी जरा भी फिक्र नहीं है? राजवी ने कहा, मुझे नहीं पता। एकांशी एक बार फिर बेध्यान से बोली, मैं कमरे में जा रही थी, लिफ्ट में एंटर होते ही किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मैं बेहोश हो गई। तुम यहाँ कैसे आई? राजवी ने पूछा। मुझे नहीं पता। एकांशी अयांश और उस लड़की को गले मिलते हुए याद करते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ पता भी है? राजवी उसे बिल्कुल खोए हुए से देख बोली। तभी कमरे का दरवाजा खोल दिया गया और एक सेकंड बाद ही कमरे के अंदर 4 लड़के आकर खड़े हो गए। उन लड़कों में से 2 लड़कों को देख एकांशी तुरंत पहचान गई कि वो वही लड़के हैं जो इंदौर में उसे परेशान कर रहे थे। उन लड़कों में से एक को अपने करीब आता देख एकांशी चिल्लाई, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना। चलो स्वीटहार्ट, हमने बहुत समय से इंतजार किया, अब मजे करने की बारी, हम तुम्हें सेटिस्फाई करेंगे। एमएलए का बेटा एकांशी के कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, जिस पर एकांशी ने तेजी से उसे पीछे धकेल दिया और अपने कानों पर दोनों हाथों को रख कर चिल्लाई, मुझसे अपने हाथों को दूर रखना। एकांशी के धकेलने से एमएलए का बेटा नीचे फर्श पर जा गिरा, जिससे उसे अपने आप में ही अपमानित महसूस होने लगा। गुस्से से उसकी नाक और माथे की त्वचा सिकुड़ना शुरू हो गई और वो उठकर चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धक्का दिया। 3 महीने पहले तुम्हारी वजह से मैंने इतनी इंसल्ट महसूस की थी और आज फिर तुमने मेरी इंसल्ट की। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ा और एकांशी के गालों को अंगूठे और तर्जनी से पकड़ते हुए फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली इंसल्ट क्या होती है। आज तुम खुद ही अपने कपड़े उतारोगी हम सब के सामने। उसके हाथ के दबाव को अपने गालों पर कसा हुआ महसूस कर एकांशी ने अपने बांजू से वो पेन निकाल लिया
और उस लड़के के हाथ में घाव देने के लिए तेजी से बढ़ाने लगी। लेकिन वो ये करती इससे पहले ही दूसरे लड़के ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और पेन को उससे छीनकर कमरे में ही दूर फेंक दिया। एकांशी की इस हरकत से एमएलए का बेटा और अधिक नाराजगी में नजर आने लगा और अगले ही पल उसने एकांशी के गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। उस दर्द से भरे तमाचे की वजह से एकांशी बेड की दूसरी दिशा में झुक गई, लेकिन अभी वो अपने गालों में तेज झंझनाहट महसूस कर ही रही थी कि उसके 1-2 सेकेंड बाद ही उस लड़के ने एकांशी के बालों को पीछे से पकड़ा और खींचते हुए अपने तरफ घुमाकर दांत पर दांत जमाए बोला, बहुत गर्मी है तुम में, हाँ असली गर्मी का मजा मैं तुम्हें अभी दिलाता हूँ। और फिर अपने साथियों की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, दवाई खिलाओ लड़कियों को, तब देखना कैसे हमारे हर एक कदम में साथ देती है। अपने दोस्त की बात सुनते हुए एक लड़का कमरे से बाहर निकल गया और बाकी लड़के मुस्कुराने लगे। और ये सब कुछ देखते हुए राजवी एकदम ठिठक कर बैठ गई। हालांकि एकांशी के साथ बुरा होता देख उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो चाह रही थी कि वो लड़के एकांशी को और अधिक परेशान करें। लेकिन जब उसने दोनों लड़कियों को दवा खिलाने वाली बात सुनी तो वो भी सहम गई और इस सिचुएशन से खुद को बचाने के लिए तरीका सोचने लगी। 2 से 3 मिनट बाद ही बाहर गया हुआ लड़का कमरे में लौट आया और एमएलए के बेटे के हाथ में 2 पिल्स थमा दी। पिल्स के हाथ में आते ही एमएलए के बेटे ने एकांशी के गालों को और अधिक दबाया और मुंह खुलते ही उसमें एक दवा डाल दी। मुंह में दवा के कड़वे स्वाद को महसूस करते हुए और उस अनजान दवा को ना निगलने के इरादे से एकांशी ने उगलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे अपने मुंह से ना निकाल पाई क्योंकि उस लड़के ने अपने हाथ को उसके मुंह और नाक पर रखकर तेजी से दबा दिया था। 1 मिनट तक स्ट्रगल करने और सांस अंदर ना जाने की वजह से आखिरकार एकांशी के मुंह में दवा घुल गई और उसे वो निगलना ही पड़ा। एकांशी को दवा खिलाने के बाद एमएलए के बेटे ने एक और अतिरिक्त दवा को अपने दूसरे दोस्त के हाथ में थमा दिया और उसे राजवी को खिलाने का इशारा कर दिया और खुद एकांशी के दोनों कलाई को पकड़कर बेड के पीछे दीवार पर दबाते हुए शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, आज तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, वो 2 लड़के भी नहीं जो उस रोज कैफे में तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। इतना कहने के बाद लड़के ने उसे छोड़ दिया और अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा। तभी एकांशी एक बार फिर वहाँ से उठने की कोशिश करते हुए बोली, कौन सी दवा खिलाई है तुमने मुझे? बाहर से तो तुम बहुत ही ज्यादा हॉट हो, ये वो पिल्स थी जो तुम्हें अंदर से भी हॉट कर देंगी, लड़के ने कहा। जिस पर एकांशी तुरंत बेड से उठी और नीचे फर्श पर खड़ी होते हुए बिना कोई देरी के एमएलए के बेटे को धक्का देते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उस वक्त वो 4 लड़कों की गिरफ्त से कैसे बच सकती थी? तुरंत ही उनमें से 2 लड़कों ने उसे घेर लिया और एमएलए के बेटा ने उसकी तरफ बढ़कर उसकी कलाई को पकड़कर पूरे जोर के साथ बेड पर फेंक दिया। बेड पर गिरते ही एकांशी खुद को वापस से उठाने की कोशिश करने लगी। तभी उसने एमएलए के बेटे को अपने ऊपर आते हुए महसूस किया और उसके हाथों को अपने ड्रेस तक पहुंचता हुआ देखने लगी। उधर दूसरे लड़के राजवी को पिल्स खिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिससे वो भी बेड पर ही धीरे धीरे खिसकने लगी और उनसे दूर होने के मकसद से बेड के दूसरे कोने की तरफ देखने लगी। पहले एकांशी के साथ बुरा होता देख उसे काफी मजा आ रहा था, लेकिन अब जब ये मुसीबत खुद की तरफ बढ़ती हुई नजर आई तब राजवी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा और उसने मन ही मन एकांशी का यही उन लड़कों के साथ सौदा कर खुद को बचाने के प्लान के बारे में सोचा। इसलिए जब वो लड़के अपने हाथ को उसे पकड़ने के लिए बढ़ाने लगे तब उसने अपनी आवाज में जबरदस्ती के दृढ़ता को बनाते हुए कहा, मेरे करीब मत आओ, तुम जानते नहीं हो मैं किसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम सब ने मुझे एक उंगली से भी छुआ तो वो तुम सभी के टुकड़े कर देगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक डील कर ले। राजवी की आवाज से सारे लड़के जहाँ थे वहीं रुक गए और एक उपहास भरी मुस्कान के साथ उसकी तरफ ही देखने लगे।
यहाँ तक कि इंदौर के एमएलए का बेटा भी एकांशी के कपड़ों तक अपने हाथ को बढ़ाते हुए रुक गया और अपनी भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए अपने दोस्तों की तरफ देख बोला, तुम सब वहाँ खड़े उसके बॉयफ्रेंड वाली धमकी से डर गए क्या, या फिर उसके साथ डील करना चाहते हो? खिलाओ उसे दवाई और उसके बाद जो जी चाहे वो करो उसके साथ। इतना कहने बाद एमएलए के बेटे ने अपने सिर को एकांशी की तरफ नीचे किया और एक शैतानी मुस्कान के साथ उसी लटों में अपनी उंगली को फंसाए बोला, इस लड़की को कोई नहीं छुएगा, इसका जिस्म सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, इसके शरीर की खुशबू मेरे सांसों तक पहुंचने के लिए है, आज रात के लिए मैं इसका मालिक हूँ। उसके हर एक शब्दों को सुनने के बाद एकांशी, जो कि लगातार उस लड़के के पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी, वो और अधिक डर को अपने दिल में महसूस करने लगी। उसके शरीर का हर एक हिस्सा घबराहट से ठंडा पड़ने लगा था और तो और उसे गाल पर, जहां उस लड़के ने उसे थप्पड़ मारा था, वहां उंगली के लाल निशान उभर आए थे और उसमें दर्द और रुक रुक कर तेज झंझनाहट भी महसूस हो रही थी। अपने बॉडी को अयांश के अलावा किसी और के साथ जोड़ने के बदले वो मरना कबूल करती। इसलिए जब एमएलए के बेटे का ध्यान उसके दोस्तों और राजवी पर केंद्रित था, तब उसने अपने बाजुओं को छुड़ाकर एमएलए के बेटे को अपने ऊपर से धकेलना चाहा, ताकि वो जल्दी से उठकर उस पेन को उठा सके और किसी और को ना सही पर अपने आप को इन सब अजियतों से आजाद कर दे। लेकिन एमएलए के बेटे के दबाव के आगे वो थोड़ा सा भी मूव ना कर पाई। कितनी भी मजबूती से कोशिश करने के बाद भी वो उसे हिला तक ना सकी और एक बार फिर उसके सिर को अपनी तरफ झुकता हुआ देखने लगी। अपने आप को बचाने की उम्मीद को खोते हुए एकांशी की आंखों के कोनों से अब लगातार गर्म और तड़प से भरे आंसू गिरने लगे। भय से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखों के अंधेरे में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था और वो चेहरा अयांश का था, जो हर पल के साथ उससे अंधेरे में कहीं दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अयांश को अपने आप से इतनी दूर जाता हुआ देखकर एकांशी से रहा नहीं गया और वो वेदना में उसका नाम पुकार बैठी, अयांश। एकांशी के मुंह से किसी लड़के का नाम सुन एमएलए का बेटा उसके बिल्कुल करीब आ गया और धीरे से उसके गर्दन पर अपने तर्जनी को रख सहलाते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगा। तभी कमरे के दरवाजे पर एक जोरदार बैंग की आवाज आई और अगले ही पल पुलिस का एक पूरा ग्रुप अपनी अपनी राइफल और गन लिए कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उन पुलिस वालों के बिल्कुल पीछे अयांश, राघव और कृति भी अंदर की तरफ बढ़ आए। चूँकि ये सब कुछ आधे मिनट से भी कम समय में हुआ था, इसलिए एमएलए के बेटे को एकांशी के ऊपर से और बाकी 3 लड़कों को राजवी के करीब से हटने का मौका नहीं मिला। हालांकि जब अयांश कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तब एकांशी के ऊपर एक लड़के को देख उसके दिल की बेचैनी और अस्थिर जज्बात गुस्से में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से वो वक्त को और अधिक बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ा और एमएलए के बेटे का कॉलर पीछे से ही पकड़कर एकांशी के ऊपर से बेतरतीबी से खींचकर अपने सामने खड़ा कर दिया। एमएलए के बेटे को एक नजर देखते ही उसे याद आ गया कि ये वही लड़का था जिसने एकांशी को उस कैफे में पहले भी परेशान किया हुआ था। इसलिए बिना सोचे समझे ही उसने अपने हथेली को बंद कर मुक्का बनाया और एक जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया। इधर एकांशी भी अयांश और पुलिस को कमरे में देख थोड़ी राहत में आ गई और तो और जब अयांश ने उस लड़के को उसके ऊपर से उठाकर उसके मुंह पर पंच मारा, तब थोड़ा और राहत महसूस करने लगी। हालांकि तब भी उसके शरीर की कंपन और ठंडापन खत्म नहीं हुआ था, यहाँ तक कि वो बेड से उठकर फर्श पर सीधा खड़ा होने में भी कांप रही थी। अयांश के मुक्का मारने से एमएलए का बेटा नीचे फर्श पर गिर गया, जिसके बाद अयांश ने अपनी नजरों को उससे हटाकर बेड से धीरे धीरे उतरती एकांशी की तरफ घुमा दिया। उसकी लाल आंखें और पसीने से तरबतर चेहरे को देख अयांश के दिल में एकांशी को प्रोटेक्ट ना कर पाने की वजह से गिल्ट महसूस होने लगा और शायद यही वजह थी कि अयांश की हरकतें स्थिर और ठंडी हो चली। एक पल के बाद वो एकांशी को बेड से अपनी बाहों में उठाने के लिए मुड़ने लगा।
वहीं राजवी के मुंह में भी उन लड़कों ने पिल्स डाल दी थी, लेकिन अयांश और पुलिस के आ जाने के बाद उसने वो दवा अपने मुंह से निकालकर वहाँ फर्श पर फेंक दिया और मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए जल्दी से बेड के एक ओर से उठकर दौड़ते हुए अयांश की तरफ बढ़ गई। इधर एकांशी ने अयांश को ठंडे हाव भाव के साथ अपनी तरफ बढ़ते देखा तो इस बात को सोचकर सहम गई कि कहीं अयांश एक बार फिर उसे ही इन सभी घटित घटनाओं का दोषी ना बना दे और उन लड़कों को अपने प्रति उकसाने का जिम्मेदार ना ठहराने लगे। इसलिए वो लड़खड़ाते हुए ही सही, लेकिन बेड से उठकर ठंडे टाइल्स पर खड़ी हो गई। उसके आंखों के आंसू अब भी बराबर थे, जो हर एक सेकंड के साथ उसके गालों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर रहे थे। अपनी नजरों को अयांश के ऊपर टिकाए हुए उसने ये नोटिस किया कि उसकी तरफ बढ़ते हुए अयांश के ठंडे भाव कमजोर पड़ने लगे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर इमोशन नजर आने लगा है। उसके आंखों में गिल्ट और प्यार भरे इमोशन को देख अब एकांशी ने भी अपने दिल के डर को खत्म करने की कोशिश की और अयांश के सीने से लगकर अपने साथ हुई हर एक बुरी घटना के बारे में बताना चाहा, ताकि उसके दिल के अंदर उठे दर्द की लहर कम हो सके। वो उसकी बाहों में 2 पल के लिए ही सही पर खुद को महसूस करा सके, लेकिन वो अपनी बाहों को उठाकर उसको अपनी करीब आने के लिए इशारा करती। उससे पहले ही राजवी पैनिक होने का अभिनय करते हुए बिजली के प्रकाश से भी तेजी से आकर अयांश के सीने से लग गई और अपनी बाहों को घेरा बनाकर अयांश के पीठ को कसने लगी। जबरदस्ती के आंसुओं को अपनी आंखों से बहते हुए और अयांश की सहानुभूति को अपनी तरफ खींचने के इरादे से वो डर और घबराहट को जाहिर करते हुए कहने लगी, अयांश, इन्होंने मेरे साथ थैंक गॉड सही वक्त पर आ गए। मैं बहुत डर गई थी अयांश। ऐसा कहते हुए राजवी ने अयांश के हाथों को किसी भी तरह से अपने ऊपर महसूस नहीं किया, जिसकी वजह से उसने उसके शरीर को अपनी बाहों से और अधिक कसते हुए कहना जारी रखा, मुझे मत छोड़ना अयांश, मुझे दूर मत करना, प्लीज मेरे साथ रहना, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इधर एकांशी अपनी बाहों को हल्का ऊपर किए बीच में ही रुक गई। राजवी और अयांश को देखकर उसका उदास, तकलीफों के बोझ को सहता दिल अब और अधिक डिप्रेस महसूस करने लगा। अपनी आंखों को उस ओर देखकर खुद को और कष्ट में डालने की हिम्मत एकांशी को ना हुई और धीरे धीरे वो अपनी नजरों को नीचे फर्श की तरफ घुमाने लगी। वहीं उसके अचानक गले लगने से अयांश पहले ही कुछ खींच सा गया और जब उसने उसकी पकड़ को अपने ऊपर कसते हुए पाया तो उसके माथे पर कुछ हल्का बल पड़ गया। कमरे में आने के बाद उसने तो राजवी के यहाँ मौजूदगी को नोटिस तक नहीं किया था। हालांकि सुबह के सीसीटीवी फुटेज में उसने पहले राजवी की किडनैपिंग वीडियो देखी थी, उसके बाद ही उसे फुटेज में एकांशी नजर आई थी। फिर भी वो अपने पूरे दिल से सिर्फ एकांशी को ही तलाश रहा था और उसके लिए ही परेशान था। बाकी दुनिया जहान की किसी लड़की से उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने राजवी के बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने आप से दूर करते हुए काफी कोशिशों के बाद सामान्य सी आवाज में कहा, सब ठीक है, अब तुम सेफ हो, यहाँ पुलिस है तुम्हें बचाने के लिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए अयांश ने एक झटके में राजवी को अपने आप से अलग कर दिया, यहाँ तक कि वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था। उसका ध्यान एकांशी के नीचे होते हाथ और नजरों पर था, जिसे देख वो समझ गया कि एकांशी राजवी को उसके गले लगे हुए देख असहज महसूस कर रही है। शायद इसीलिए उसने राजवी के बाजुओं पर अनजाने में ही दबाव को थोड़ा मजबूत कर दिया, जिससे राजवी कराहते हुए बोली, अयांश, ये दर्द दे रहा है। उसकी आवाज से अयांश का ध्यान एकांशी पर से टूट गया और उसने राजवी के बाजुओं को छोड़ दिया। अपने सिर को हल्का सा पीछे की तरफ घुमाकर अयांश ने राघव से कहा, राघव, राजवी को कार में ले जाओ। जी सर, राघव जवाब के साथ आगे बढ़ने लगा और राजवी को पकड़ने के उद्देश्य से अपने हाथ को आगे कर लिया, जिसे देख राजवी ने एक बार फिर अयांश के हथेली को पकड़ा और अपने सिर को ना में हिलाकर घबराहट भरी आवाज में कहने लगी, अयांश, प्लीज मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज, इतना कहते कहते ही उसने अयांश के नाराजगी भरे एक्सप्रेशन को अपने ऊपर ही देखा, जिससे अगले ही पल उसने उसके हाथ को छोड़ दिया और हेल्पलेस भाव के साथ वहीं खड़ी हो गई।
आगे बढ़कर अयांश ने गुमसुम और अपने दर्द को अपने दिल में ही दफनाती एकांशी को ऊपर से नीचे तक अब्जॉर्ब किया। गालों पर गिरे आंसुओं के बूंदों के बीच अयांश ने उसके बाएं तरफ के गाल पर हल्की उंगलियों के लाल पड़ चुके निशान को देखा। उसके बिखरे उलझे बालों को देख उसे ये समझने में एक सेकेंड भी नहीं लगा कि उन लड़कों ने एकांशी को मारा था। एकांशी भी अयांश के प्रेजेंस को अपने सामने महसूस कर पा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो उसे देखे या फिर अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कुछ कहे, क्योंकि आज से पहले कभी भी अयांश ने उसका यकीन नहीं किया था। इसलिए वो चुप थी, अपने आप से ही लड़ते हुए। तभी उसने अपने बाएं तरफ के गाल पर अयांश के हाथ का स्पर्श महसूस किया, जो कि धीरे धीरे उसके आंसुओं को पोंछते हुए गाल पर पड़े निशान को सहलाने लगा। अयांश के द्वारा इतने कोमलता से खुद को ट्रीट करता महसूस कर एकांशी भी खुद के अंदर हिम्मत जुटाकर अपने सिर को उठाने लगी। उसकी आंखों के पलकों पर अब भी क्रिस्टल की तरह चमकते आंसू मौजूद थे और चेहरा बिल्कुल कुम्हला कर छोटा दिखाई पड़ रहा था। उसके मासूम से चेहरे को यूं फिंका पड़ा देख अयांश के दिल में दर्द उतर आया और टीस की एक अनकही लहर उसके पूरे जिस्म में फैलने लगी। इसी बीच उसने अपने उंगलियों को एकांशी के गालों पर एक बार फिर सहलाया, लेकिन उसकी उंगलियां तब कुछ काम सी गई जब एकांशी ने अपने दांतों को जमाकर एक सिसकारी भरी आवाज निकाली। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख अयांश को ऐसा लगा जैसे उसके गाल का वो हिस्सा दर्द कर रहा हो छूने पर, जिससे वो थोड़ी देर तक रुका रहा और फिर भारी सी आवाज में पूछने लगा, क्या इसने तुम्हें मारा? अयांश के सवाल पर एकांशी एक तक उसे देखने लगी। उसकी आंखों में जवाब साफ दिखाई दे रहा था, जिसे बिना कुछ कहे ही वो जाहिर कर रही थी। उसके आंसुओं में छुपे पीड़ा भरे जवाब को अयांश भी समझ रहा था, इसलिए उसने अपने सिर को थोड़ा घुमाकर एमएलए के बेटे को घूरा, जो कि अब भी फर्श पर ही बैठा पुलिस के गन पॉइंट को देख रहा था। अगले ही पल अयांश के उतरे गुस्से का पारा एक बार फिर तेजी से शीर्ष तक पहुंच गया और बिना देरी के उसने एकांशी को अपनी बाहों में उठा लिया। अचानक से अयांश के द्वारा बाहों में कैरी कर लेने से एकांशी चौंक गई। उस एक लम्हे में उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया और तो और उसकी आंखों में आंसुओं की जगह शर्म और असहजता जगह बनाने लगी। लेकिन जब उसने अयांश के चेहरे पर अपनी नजरों को टिकाया तब उसके जाने पहचाने से गुस्से को देखकर वो डर गई। उसे समझ नहीं आया कि एक पल तक उसे जेंटल तरीके से ट्रीट करता अयांश किस पर भड़क गया। कहीं ऐसा तो नहीं था ना कि उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, इसी वजह से अयांश नाराज हो गया। जब तक वो उसे लेकर चलता रहा तब तक एकांशी के दिमाग में उसके गुस्से की सैकड़ों वजह घूम गई और कहीं ना कहीं उसे अयांश के पुराने सभी सख्त बर्ताव भी याद आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से उसने अपने एक हाथ को बंद कर अपनी पकड़ को और दूसरे हाथ से अयांश के ब्लेजर को जकड़ना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों को जरा भी नोटिस न करते हुए अयांश आगे बढ़ता रहा और फिर एमएलए के बेटे के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे एक मिनट तक अपने क्रोधित आंखों से घूरते रहने के बाद अयांश ने बिना किसी वार्निंग के अपने जूते पहने पैर को हल्का ऊपर उठाया और एमएलए के बेटे के चेहरे पर मारते हुए चिल्लाया, हाउ डेयर यू टू टच माई गर्ल। इतने देर के सन्नाटे के बाद अचानक अयांश के चिल्लाने की आवाज इतनी तेज और गुस्से से भरी हुई थी कि वहां उपस्थित सभी लोग एक सेकंड के लिए कांप गए और अयांश को ही देखने लगे। वहीं एकांशी का दिल और दिमाग पहले ही एमएलए के बेटे द्वारा तनावग्रस्त कर दिया गया था, जिससे जब उसने अयांश को गुस्से से चिल्लाते सुना तो वो डर की वजह से समझ नहीं पाई कि अयांश किस पर गुस्से को उतार रहा था, क्योंकि उसने तब से अयांश के गुस्से को खुद पर ही उतरने की कल्पना की थी। इसलिए उसका दिमाग एकदम से चिल्लाने की आवाज पर सुन्न पड़ने लगा और धीरे धीरे वो खुद को किसी गहरे जगह में गिरता हुआ महसूस करने लगी। इधर अयांश ने ना ही बाकियों की परवाह की और ना ही अपनी बाहों में होश खोती एकांशी पर ही ध्यान दिया। उस वक्त उसका गुस्से से भरा अटेंशन सिर्फ और सिर्फ एमएलए के बेटे पर टिका हुआ था, जो अब भी फर्श पर गिरा हुआ था। हालांकि अयांश के मारने से उसके होठों और चेहरे पर कुछ घाव लग गए थे, फिर भी वो अपने चेहरे पर किसी भी तरह ग्लानि को जाहिर नहीं कर रहा था।
उसे यूं ही बेशर्म की तरह एकांशी और अपने तरफ घूरता हुआ देख अयांश अपने गुस्से को और अधिक बढ़ने से रोक नहीं पाया और अपने पैर को एक बार फिर उठाए हुए एमएलए के बेटे की हथेली पर रखकर अपने शरीर के पूरे दबाव से कुचलना शुरू कर दिया। क्या यही हाथ तुमने मेरी वाइफ को छूने के लिए इस्तेमाल किया था? ऐसा कहते हुए अयांश लगातार उसके हथेली को फर्श के विपरीत कुचलता रहा। उन लम्हों में वो ना तो उसके हाथ से निकलते खून को देखकर रहम करने के मूड में था और ना ही एमएलए के बेटे की चीखों से ही उसे कोई फर्क पड़ रहा था। अयांश को बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के के हाथों को इतनी बेरहमी से तकलीफ देता देख राघव तेजी से आगे बढ़ा और अयांश के कंधे पर हल्की थपथपी देते हुए बोला, सर आप प्लीज शांत हो जाइए और उसे छोड़ दीजिए। पुलिस यहाँ है, आप खुद को इनलीगल मैटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद राघव की नजर एकांशी पर पड़ी। उसकी बंद आंखें और ढीले पड़ चुके शरीर को देख राघव ने अयांश को एकांशी की हालत को देखने की विनती की और फिर से कहने लगा, सर मुझे लगता है मिसेज आदित्य अच्छी स्थिति में नहीं है, हमें इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए। राघव की इस बात पर ध्यान देने के बाद ही कहीं जाकर अयांश को अपनी बाहों में एकांशी का शरीर कमजोर सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसने अपने पैर को उस लड़के के हाथ से हटा लिया और एकांशी को बेहोशी की हालत में देख घबराई सी आवाज में कृति से बोला, मुझे तुम्हारी कार चाहिए। क्यों नहीं अयांश, चलो मैं भी चलती हूँ, कृति जल्दी से जवाब देती है और फिर एक पुलिस ऑफिसर की तरफ घूमकर सख्ती से ऑर्डर करती है, जब तक अयांश और मैं पुलिस स्टेशन नहीं आते तब तक इन लड़कों में से एक भी कस्टडी के बाहर नहीं जाना चाहिए। कृति की ऑर्डर पर पुलिस वाला चुप से अपने सिर को सहजता से हाँ में हिलाने लगा, जिसे देखने के बाद अयांश और कृति के साथ साथ राघव और राजवी भी बाहर चले गए। कृति के कार तक पहुंचकर अयांश एक जगह खड़ा होकर एकांशी के मासूम से चेहरे को देखना शुरू कर दिया। ऐसा पहली बार था जब अयांश की आंखों में आंसू की चंद बूंदें जमा हो गई थी। एकांशी की उदासीन भरे चेहरे को देखकर अपनी लापरवाही की वजह से आज उसने लगभग एकांशी को खो दिया था। सुबह उस फुटेज क्लिप को देखने के बाद उसने कैसा महसूस किया था, वो एहसास वो कभी भी भूलने वाला नहीं था और ना ही अब एकांशी को एक लम्हे के लिए अपने आप से दूर ही करने वाला था। इसलिए उसने अपने बाहों को समेटते हुए एकांशी को गले से लगाया और कृति की तरफ देख गंभीरता से बोला, क्या तुम कार ड्राइव कर सकती हो? हाँ, अंदर बैठ जाओ सब, कृति ने झट से जवाब दिया और कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। 2-3 सेकंड बाद राजवी भी पीछे की पैसेंजर सीट पर बैठने लगी, जिसे देख कीर्ति को जरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि स्कूल से लेकर कॉलेज तक उसे राजवी बिल्कुल भी नहीं भाती थी। लेकिन हालात के नाजुकता को देखते हुए उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहीं राघव अयांश के लिए दरवाजे को खोले खड़ा हो गया। एक पल के बाद अयांश को कार में एंटर हुआ देख उसने दरवाजे को बंद किया और खुद कृति के बगल वाले सीट पर बैठ गया। कार को रोड पर तेजी से भगाते हुए कृति ने फ्रंट मिरर में अयांश को एक नजर देखा। वो अभी भी एकांशी को ऐसे ही बाहों में भरे हुए बैठा उसके शांत और सौम्य चेहरे को देख रहा था, जिस पर कृति ने कहा, चिंता मत करो, एकांशी ठीक हो जाएगी, हम हॉस्पिटल वाले रास्ते पर ही है। वैसे ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें एक लड़की के लिए सारा दिन इधर से उधर भागते देखा, पुलिस और लोगों से लड़ता देखा, एक इनोसेंट आदमी को पीटते देखा और पहली बार तुम्हारे चेहरे पर दिल के जज्बात को जाहिर होते देखा। सच में एकांशी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। आखिर ऐसा भी क्या खुशी दे दिया एकांशी ने जो अयांश आदित्य उसके प्यार में पड़ गया। कृति की बात को सुनने के बाद अयांश ने एकांशी को और अधिक गहराई से देखा और फिर एकांशी के लिए अपने प्यार को जाहिर करते हुए मन ही मन बोला, जरूरी नहीं जो खुशी दे उसी से मोहब्बत हो, शिद्दत से भरा इश्क तो दिल तोड़ने वाले से होता है और एकांशी मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है। इधर राजवी को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अयांश की गोद में एकांशी को सुकून से आराम करता देख उसका दिल अंदर ही अंदर जल रहा था। इसलिए काफी देर तक सोचने के बाद उसने एकांशी की तरह ही बेहोश होने का अभिनय शुरू कर दिया और अपने एक हाथ को उठाकर सिर पर रख बार बार अयांश के कंधे पर गिरने लगी।
जिसे नोटिस करने के बाद अयांश तुरंत ही चिढ़ गया, जिसकी वजह से उसे झिड़कते हुए बोला, क्या तुम सीधा नहीं बैठ सकती? अगर तुम्हें इतनी ही नींद आ रही है तो कार के सीट पर सिर क्यों नहीं टिका रही? अयांश की बुरी तरह के डांट को सुनने के बाद राजवी की आंखें आंसुओं से भर गई। नाक भाव चढ़ाए उसने अपनी तबीयत के बिगड़ने की बनावटी बात को अयांश के सामने रखना चाहा, लेकिन वो अपने होठों को खोले कुछ कह पाती। उससे पहले ही होश में लौटती एकांशी दबी और लड़खड़ाई सी आवाज में कुछ कहने लगी। हॉट, मुझे गर्मी हो रही है। हॉट, आई फील सो हॉट। एकांशी आंखों को बंद और खोलते हुए खुद में ही कह रही थी। एकांशी को हल्के होश में आता देख अयांश के दिल में जैसे धड़कनें वापस आ गई। उसके चेहरे से तनाव कुछ कम होने लगा और उसने एकांशी की बात को सुनने के लिए अपने सिर को थोड़ा झुकाना शुरू कर दिया। आवाज काफी धीमी होने की वजह से वो पहले के 2-3 शब्द तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने एकांशी के शब्दों पर गौर किया तो उसे समझ आ गया कि वो क्या कह रही थी। इधर मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट से लौटते हुए नक्श आरोही को अपने साथ ही कार से ऑफिस तक ले आया। हालांकि आरोही अब तक उसके बिहेवियर की वजह से नाराज थी, इसलिए पूरे रास्ते काम से रिलेटेड बात ही करती हुई आई थी, वो भी बिना नक्श की तरफ देखे। आरोही की निगाहों को अपनी तरफ एक बार भी ना घुमा हुआ देख नक्श भी अब तक अपसेट हो चला था, इसलिए वो भी इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा था। ऑफिस के पार्किंग एरिया में कार रुकते ही आरोही दूसरी तरफ का दरवाजा खोल निकल गई। कार से बाहर आते ही उसने खुली हवा में अपने अंदर लंबी लंबी सांसें भरी और फिर खिड़की की तरफ झूमकर नक्श से बोली, सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट मैं अयांश सर को भेज दूंगी। आज बहुत काम किया है आपने, तो थक गए होंगे। घर चले जाइए, वैसे भी ऑफिस टाइम खत्म हो गया। इतना कहने के बाद आरोही ने अपने कलाई को उठाकर अपनी रिस्ट वॉच में वक्त को देखा और थकान की वजह से उबाऊ सा मुंह बनाते हुए एक बार फिर बोली, काम खत्म करने के बाद मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। साइट से यहाँ तक के राइड के लिए थैंक यू, गुड नाइट। शांति से उसके सारी बातों को सुनने के बाद भी जब नक्श ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, तब आरोही अनमने मन से ही मुड़कर ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ने लगी और खुद में ही बड़बड़ाई, रहे नक्श में भी अयांश सर का भूत घुस जाता है। फिर अपने सिर पर एक हल्की चपत लगाते हुए बोली, क्या जरूरत थी मुझे इन घमंडियों के खानदान में दिल लगाने की। इधर नक्श कार में वैसे ही बैठे साइड मिरर की मदद से आरोही को ऑफिस के अंदर जाता देखता रहा और उसके कहे बातों के बारे में सोचने लगा। अगले 1 मिनट तक चुपचाप बैठे रहने के बाद उसने कार के स्टीयरिंग को घुमाया और पार्किंग एरिया से निकलकर सड़क पर आ गया। आरोही के कही बातों की वजह से उसका मन और अधिक किरकिरा हो गया था, इसलिए कार के स्टीयरिंग को संभालते हुए वो फ्रस्ट्रेटेड भाव से कहने लगा, जाते जाते भी ताना देकर गई, काम ही तो कर रहा था, थोड़ा सा सो क्या गया, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है मैंने। मुझे पक्का यकीन है ऑफिस से निकलने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुलाएगी, उसके बाद उसके साथ गुलू गुलू खेलेगी, लेकिन मुझे क्या, भाड़ में जाए घमंडी कहेगी। अपने दिल को इन सभी बातों से तसल्ली देते हुए नक्श ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान कायम की, लेकिन वो खुद को आरोही और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने से और अधिक रोक ना सका और अगले ही पल कार को वापस से ऑफिस की तरफ मोड़कर तेजी से भगाने लगा और खुद में बोला, आज मैं भी देख ही लूं कि आखिर इस आरोही के बॉयफ्रेंड हैंडसम फेस है कैसा, पक्का लंगूर की तरह दिखता होगा या फिर किसी गेंडे की तरह। मुझसे ज्यादा हैंडसम तो भाई भी नहीं है, मैं ही इस दुनिया का सबसे हैंडसम फेस हूँ। इधर लंदन में सुबह से ही अपने रूम में बैठी हुई नैनिका अपने साथ 1 साल पहले हुए घटना के बारे में सोचकर रोए जा रही थी। उसके हाथ में इस वक्त वही लॉकेट था जो वो 1 साल से अपने गले में पहना करती थी। 1 साल पहले अपने बच्चे और मनवीर को खो देने के बाद उसने ये लॉकेट खुद ही डिजाइन किया था और उसके एक और मनवीर की वही एक और सोनोग्राफी रिपोर्ट की तस्वीर बनाई थी। उस लॉकेट को देखते हुए वो अपने उन्हीं यादों में खो गई थी कि कैसे उसने अपने बच्चे और मनवीर को खो दिया। 1 साल पहले गायना से मिलने के बाद नैनिका को ये पता चला कि वो 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी।
इस बात को सुनने के बाद उसका मन कितना खुश था ये सिर्फ वही जानती थी। हॉस्पिटल से घर आने तक के रास्ते में उसने बच्चे के नाम से लेकर उसके स्कूल और उसके ड्रेसिंग स्टाइल तक के बारे में सोच लिया था और जल्द से जल्द मनवीर को ये न्यूज़ देना चाहती थी। इसलिए जब वो घर पहुंची तो उसने सबसे पहले मनवीर को कॉल किया और उससे बच्चे के बारे में यूं ही पूछ लिया, जिस पर मनवीर ने उससे कहा कि वो अभी बच्चे की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर उनका एक बच्चा होता है तो वो उसे लेकर खुश होगा। मनवीर के इस जवाब से नैनिका उस वक्त थोड़ी डिसपॉइंट और अपसेट हो गई थी। उसे मनवीर के बच्चे की प्लानिंग ना करने वाली बात थोड़ी असहज कर गई थी। इसलिए उसने मनवीर को उस वक्त कुछ भी नहीं बताया और सोचा कि जब वो अपने काम को खत्म कर इंडिया वापस आ जाएगा तब वो उसे सब कुछ सामने से बताकर उसका रिएक्शन देखेगी। अपने दिल को उसने उस वक्त मना तो लिया, लेकिन मनवीर की बात उसे परेशान करने लगी, जिसकी वजह से वो रात में भी कई बार उठ जाया करती थी और सुबह तक सिर्फ इन्हीं सारी बातों के बारे में सोचती रहती थी। वहीं ऑफिस में भी उसके प्रोजेक्ट्स उसके हाथ से जाने लगे थे। दिन भर ऑफिस के तनाव, मीटिंग्स और क्लाइंट को अपने काम से इम्प्रेस करने की कोशिश में नैनिका शाम तक थक कर बिल्कुल चूर हो जाती थी। अपने काम और मार्केट में अपने नाम को डूबता देख वो और अधिक मेहनत से अपने प्रोजेक्ट को संभालने लगी। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर भी खुद ही जाकर काम को पर्सनली हैंडल करने लगी। 15 दिन में वो ये बात बिल्कुल भूल गई कि वो प्रेग्नेंट थी। इसी तरह जब वो एक सुबह उठी तो उसे अपने पेट में काफी तेज दर्द महसूस हुआ, जिस पर उसने अपनी असिस्टेंट को कॉल किया और उसके आने पर हॉस्पिटल चली गई। कुछ 1.5 घंटे तक हॉस्पिटल के बेड पर गहरी नींद में सोए रहने के बाद जब नैनिका को होश आया तो उसकी डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है, इसलिए उसे अबॉर्शन करवाना होगा ताकि भविष्य में उसके प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अपने बच्चे को खोने की बात सुनकर नैनिका कितनी ही देर तक उदास और आंखों में आंसू लिए डॉक्टर की केबिन में बैठी रह गई थी। तब उसके असिस्टेंट ने डॉक्टर से सारे प्रोसेस के बारे में समझा और उनसे सारे हॉस्पिटल पेपर्स लेकर नैनिका के हैंड बैग में रख दिया। हॉस्पिटल से घर तक आने के बीच में भी नैनिका बिल्कुल बेजान सी कार की सीट पर बैठी रही। उसकी असिस्टेंट उस रात उसे छोड़कर अपने घर नहीं गई, बल्कि उसके आंसुओं को तब तक पोंछती रही जब तक नैनिका सो नहीं गई। सुबह उठने पर नैनिका ने अपने आप को इस सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत दी और असिस्टेंट को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मनवीर को ना बताने का ऑर्डर दिया। जिस तकलीफ को वो झेल चुकी थी वो नहीं चाहती थी कि मनवीर भी इसे फेस करे, इसलिए उसने असिस्टेंट को काम संभालने की जिम्मेदारी दी और उसे कहा कि वो खुद हॉस्पिटल जाकर डीएनसी करवा लेगी। उस दिन असिस्टेंट के वहाँ से चले जाने के बाद नैनिका जब किचन में अपने लिए कुछ बनाने लगी, तभी अचानक उसे किसी का हाथ अपने कमर के चारों तरफ कसता हुआ महसूस हुआ, जिससे वो डर कर चीख पड़ी। उसी वक्त उसने अपने कान के करीब मनवीर के फुसफुसाने की आवाज सुनी, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूँ। मनवीर की आवाज सुनकर नैनिका का तेजी से धड़कता दिल कुछ सामान्य हुआ और मनवीर की तरफ मुड़ते ही उसे अपने बच्चे की याद आ गई। ना चाहते हुए भी वो उस समय खुद को रोक ना पाई और उसके सीने पर सिर रखे वेदना में रोने लगी। अचानक नैनिका को रोता महसूस कर मनवीर ने भी उसे अपनी बाहों में कसा और उसके बालों पर अपने होंठों के हल्की चुंबन को रखते हुए कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी, नहीं तो मैं कभी तुम्हें पीछे से नहीं पकड़ता। नहीं, मैं डरी नहीं, बस तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा ना तो बस थोड़ा। ऐसा कहते हुए नैनिका ने अपने दिल की तकलीफों को खुद में ही दफना लिया और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान बनाते हुए कहा, तुम लिविंग में बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर अपने सफर के बारे में बताना। ओके। मनवीर ने नैनिका के आंसुओं को पोंछा और उसके गाल पर किस कर वहाँ से लिविंग की तरफ बढ़ गया। कुछ समय बाद जब नैनिका अपने हाथों में प्लेट लिए किचन से निकलकर लिविंग रूम में आई, तब उसने मनवीर को बड़े गौर से किसी पेपर को घूरते देखा और बिना ध्यान दिए कि ये उसके हॉस्पिटल का डीएनसी फॉर्म था, वो बोली, मनवीर यहाँ आओ, क्या देख रहे हो तुम। इतना कहने के बाद जब उसने प्लेट को नीचे टेबल पर रख दिया और मनवीर की तरफ बढ़ी, तब उसकी नजर उस पेपर पर बने हॉस्पिटल मार्क कर पड़ी, जिससे वो लगभग दौड़ते हुए मनवीर के करीब पहुंचकर
उससे पेपर को लेने लगी। मनवीर की आंखों में आंसू देख नैनिका को ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा कि वो उसके अबॉर्शन फॉर्म को देख चुका है। इसलिए उसने अब और अधिक इसे छुपाने की कोशिश नहीं की और मिसकैरेज के बारे में बताने के लिए हिम्मत जुटाते हुए अपने होंठों को हरकत में लाने लगी। लेकिन वो अपने मुंह से एक शब्द निकालती उससे पहले ही मनवीर का गुस्सा उस पर फूट पड़ा। उसने उसके बाजुओं को अपने हाथों से कसा और झकझोरते हुए चिल्लाया, तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे इसके बारे में बताने के बजाय मेरे बच्चे को टर्मिनेट कर दिया। मनवीर के गुस्से को अपने ऊपर इस तरह से उतरता देख नैनिका ने उससे समझाना चाहा कि वो अपने मन से अबॉर्शन नहीं करवा रही है, बल्कि उसका बच्चा पहले से ही दम तोड़ चुका है। लेकिन मनवीर ने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया और बेतरतीबी से उसे फर्श के एक बगल फेंक दिया। मनवीर के धक्के से नैनिका खुद को संभाल नहीं पाई और अगले 1 सेकंड के अंदर ही वो फर्श पर जा गिरी, जिसकी वजह से उसके बेली में तेज पीड़ा होने लगी और वो अपने आवाज में दर्द लिए मनवीर का नाम पुकारने की कोशिश करने लगी। लेकिन दर्द से वो एक आह के अलावा कुछ ना निकाल पाई और वहीं फर्श पर गिरे हुए मनवीर को घर के एंट्रेंस से बाहर जाता हुआ देखती रह गई। नैनिका होटल के कमरे में बैठी अपने पुरानी यादों में इस कदर खो गई थी कि उसे अपने रूम के दरवाजे पर की गई नॉक तक सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि वो ज्यादा देर अपने यादों में गुम ना रह पाई, क्योंकि उसका फोन रिंग करने लगा और उसने अपने लॉकेट को वापस से गले में डालकर कॉल को रिसीव कर लिया। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से मनवीर की आवाज आते सुन नैनिका ने बिना उसकी पूरी बात सुने फोन को ये कहते हुए रख दिया कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए तुम मुझे कॉल मत करो। कॉल कट करने के 2 सेकंड बाद उसका फोन वापस रिंग करने लगा, जिस पर नैनिका ने फोन को पावर ऑफ कर दिया और बेड से उठकर होटल के खिड़की पर खड़ी हो गई। 10 मिनट बाद उसे अपने रूम के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुन नैनिका ने बिना सोचे कि ये मनवीर हो सकता है, दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे पर खड़े मनवीर को देख नैनिका ने अपनी भौहों को चढ़ाया और बिना मनवीर की बात सुने दरवाजे को उसके मुंह पर ही बंद कर दिया, जिस पर मनवीर ने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी और नैनिका से विनती करते हुए बोला, नैनी खोलो दरवाजा, मुझे बात करनी है। गो टू हेल, मैं नहीं खोलने वाली। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का होने वाला पति मेरे कमरे के अंदर आए, और वैसे भी मैंने सभी यादों और रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। रूम के अंदर से नैनिका के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने नहीं किया अभी मूव ऑन, क्या 5 मिनट के लिए भी नहीं खोल सकती? मनवीर ने कहा। नहीं किया मूव ऑन तो जाकर कूद जाओ होटल के छत से, किसी चीज की टूटने की आवाज के साथ नैनिका अंदर से चिल्लाई। इधर बंगलौर में एकांशी के शरीर में उन लड़कों द्वारा खिलाए पिल्स का असर शुरू हो गया था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल और हरकतें धीमी हो गई थी। एकांशी अपनी खुद की बुझी बुझी सी सांस लेने की आवाजों को सुन सकती थी। वो काफी देर तक अपनी आँखों को ठीक तरह से खोल पाने की कोशिश करते हुए अपने हाथों को अयांश के गले में फंसाती रही और फिर अपनी आँखों को खोलकर अयांश की बाहों में सिकुड़ गई। अयांश को लगभग 1 मिनट तक निहारते रहने के बाद उसने एक हल्की मुस्कान के साथ अयांश के चेहरे को अपने हाथ में भर लिया और वापस अपने सिर को उसके सीने पर रखते हुए शिकायत भरे लहजे में बोली, आप इतनी देर में क्यों आए? मैं डर गई थी। आप मुझसे नाराज हैं क्या? अयांश, जो कि उसे सुन रहा था, उसके चेहरे पर देखते हुए उसकी आंखें खाली हो गई थी। वो उसे ही सीधे घूर रहा था। अपने गले को साफ करने के बाद उसने अपने हाथ को एकांशी के कमर से हटाकर अपने चेहरे से उसके हाथ को अलग किया और फिर कहने लगा, मैं नाराज नहीं हूँ। कहते कहते अयांश ने अपने कोट के पॉकेट से रुमाल निकाला और फिर एकांशी के माथे और गर्दन पर आए पसीने को आहिस्ते से पोंछते हुए काफी हिचकिचाहट भरे अल्फाज को समेटते हुए कहना जारी रखा, आई एम सॉरी। नशे में होने की वजह से अयांश के मुंह से सॉरी शब्द सुनकर एकांशी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कीर्ति दोनों की बातचीत सुनते हुए अपने आप पर कंट्रोल ना रख सकी और सॉरी शब्द सुनते ही फुल स्पीड से भागती कार में ब्रेक लगा दिया।
वहीं राजवी और राघव भी घूमकर अयांश के चेहरे पर देखने लगे। हालांकि अयांश पर उन तीनों की नजरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक सरसरी नजरों से तीनों को देखने के बाद अयांश ने कृति की तरफ देख गंभीरता से कहा, होटल ले चलो। मुझे लगता उन्होंने एकांशी को किसी तरह का ड्रग दिया है। रेस्ट करेगी तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। अपने अचंभे भरे एक्सप्रेशन को संभालकर कृति अपने भौहों को उछालते हुए अयांश के बात का कोई जवाब देती, उससे पहले ही उसने एकांशी को अयांश के बाहों से खुद को छुड़ाते हुए देखा और अगले ही पल उसने एकांशी के लापरवाही से चिल्लाने की आवाज सुनी, जो कि कह रही थी, होटल नहीं जाना मुझे। वहाँ पर एक रास्कल मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर डराता है। इतना कहने के बाद वो अयांश के बाहों से खुद को छुड़ाने में कामयाब ही गई और उठकर कार में खड़ी होने की कोशिश करने लगी। अयांश ने जब उसके आवेगी व्यवहार और कार के छत से उसके सिर के टकरा जाने के संभावना को महसूस किया, तो वो भी बिना देरी के अपने जगह से हल्के से उठकर एकांशी के सिर पर हाथ रख दिया, जिससे जब एकांशी खड़ी होने लगी तब कार की छत से उसका सिर टकराने के बजाय अयांश का जख्मी हाथ टकरा गया, जिसकी वजह से अयांश का हाथ एकांशी के सिर और कार की छत में कुचल सा गया, जिससे अयांश ने अपने हाथ में कुछ टूटने की तरह दर्द महसूस किया। उसकी आंखें उस दर्द को अपने अंदर रखने की वजह से बंद हो गई और अगले ही पल उसने अपने हाथ को एकांशी के सिर से हटा लिया और वापस से एकांशी को कमर से पकड़ते हुए सीट पर बैठ गया। रास्कल किसे कहा तुमने? बैठने के साथ ही अयांश ने पूछा। मिस्टर अयांश आदित्य को कहते हुए एकांशी हंसती है और फिर अयांश के बिखरे बालों में अपने हाथ को फेरते हुए कहना जारी रखती है, आप मुझे अपनी बड़ी बड़ी आँखों से नहीं डराते क्या? उसके मासूमियत से हंसने और अटपटी बातों को सुन अयांश का एकांशी के प्रति अपने प्यार को जाहिर न करने का संकल्प कमजोर पड़ने लगा, जिससे ना चाहते हुए भी उसके होंठ मुस्कुराने के लिए खुल गए। आधे मिनट तक मुस्कुराते रहने के बाद अयांश और अधिक अपने जज्बात को नियंत्रण में ना रख पाया और अगले ही पल थोड़ी आवाज के साथ हंसने लगा। उसकी हंसने की आवाज कार में चारों तरफ गूंज गई, जिससे सभी की नजरें एक बार फिर अयांश और एकांशी के ऊपर ही जा टिकी। अयांश को हंसता देख सभी के साथ साथ नशे में होने के बावजूद एकांशी भी हैरानी से उसके चेहरे को घूरते हुए कहने लगी, आप हंस रहे हैं? एकांशी के सवाल पर और उसकी आंखों में आंसू देख अयांश धीरे धीरे अपने हंसी को समेटने लगा। एक पल के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गया, जिस पर एकांशी एक बार फिर बोली, कभी आपको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा, आदत डाल लीजिए, अच्छे लगते हैं। उसकी इस बात ने जैसे अयांश के दिल को धीरे धीरे चीरना शुरू कर दिया था, जिससे उसके दिल का अकेलापन और जख्म ताजा होने लगा। आज से पहले वो कब इस तरह खुलकर हंसा था उसे भी याद नहीं था, इसलिए जब वो उसे देखने के लिए अपने सिर को नीचे करने लगा तब एकांशी खुद ही उसके गले में हाथों को डालकर उसके सीने से चिपक गई। हांफती हुई एकांशी की गर्म सांसें अयांश के सीने से टकराने लगी और एकांशी अपने हाथों को अयांश के गर्दन पर अजीब तरह से घुमाने भी लगी, जिससे अयांश ने अपने अंदर कुछ अनजाने भाव को जागते हुए महसूस किया। तभी उसने एकांशी के हाथों को अपने गर्दन से निकलता हुआ देखा और अगले ही पल एकांशी ने अपने कपड़ों को पकड़कर बेपरवाही से खींचना शुरू कर दिया और साथ में कहती भी रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई फील हॉट अयांश, प्लीज हेल्प मी, डोंट वरी, हम होटल के करीब ही हैं। सोने के बाद तुम अच्छा महसूस करोगी, आंखें बंद करके सो जाओ, अयांश ने उसके बालों को सहलाते हुए नम्र आवाज में कहा। मुझे नींद नहीं आ रही, कहते हुए एकांशी ने अपने सिर को उसके सीने से उठा लिया और अपने कपड़ों को खींचते हुए फिर से कहने लगी, अयांश, आई फील हॉट, गिव मी अ लॉन्ग किस। कार में सिर्फ उन दोनों की बात करने की आवाज की वजह से सबने एकांशी की किस मांगने वाली बात सुन ली, जिस पर राघव की आंखें और मुंह अनायास ही फैल गया, जिससे वो अपने थूक को निगलते हुए कार की खिड़की से बाहर देखने लगा। वहीं कृति फ्रंट मिरर में दोनों को देख मुस्कुराते हुए कार को ड्राइव करती रही। हालांकि राजवी को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेबसी से सब कुछ देखने के अलावा कर भी क्या सकती थी, इसलिए उसने भी अपने सिर को मोड़कर दूसरी तरफ कर लिया।
इधर जब एकांशी ने अयांश से किस करने के लिए कहा तो अयांश चौंक गया था। एक शर्म की लाल लकीर उसके शांत चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी, इसलिए अगले ही पल उसने उसके कमर को छोड़ा और उसके मुंह को ढकने की कोशिश करने के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाया ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन इन सभी हरकतों ने तो जैसे एकांशी को और बेचैन कर दिया था, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे अयांश उस पर गुस्से से चिल्लाने वाला है। इसलिए उसने जबरदस्ती अपने हाथ को उसके गर्दन के चारों ओर लपेटा और अपने सिर को अयांश के चेहरे की तरफ उठाते हुए उसके होंठों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। वहीं अयांश के लिए ये सब कुछ और भी ऑकवर्ड होता जा रहा था। एक तो राघव की नजरें उन दोनों से एक सेकंड के लिए नहीं हट रही थी, ऊपर से कृति की भी बीच बीच में अजीब सी लंबी लंबी सांसें भगने की आवाज आ रही थी। दोनों का रिएक्शन और एकांशी का बेपरवाह बर्ताव अयांश को असहज स्थिति में डालने लगा। अयांश की जिंदगी में ये पहली बार था जब उसने इतनी शर्मिंदगी महसूस की थी। इसलिए जब एकांशी उसके होंठों को चूमने के लिए उठने लगी, तब तेजी से रिएक्ट करते हुए अयांश ने अपने सिर को सीट पर टिकाकर ऊपर कर लिया ताकि वो उस तक ना पहुंच सके। अयांश के होंठों तक ना पहुंच पाने की वजह से एकांशी अपने सिर को वापस नीचे करने लगी। नशे में होने के बावजूद भी उसे अयांश का अपने प्रति ठंडा बर्ताव याद आने लगा, जिससे उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे अयांश ने उसे हमेशा की तरह इग्नोर कर दिया है और एक बार फिर उसके फीलिंग्स का मजाक बना दिया गया हो। उसके रोने और सिसकने की आवाज कार में बैठे अब सभी आसानी से सुन पा रहे थे। इसलिए अयांश ने भी अपने सिर को नीचे किया और एकांशी से कहने लगा, एकांशी रोना बंद करो, एक पल के लिए शांत हो जाओ। उन्होंने तुम्हें क्या खिला दिया है? इस अजीब बर्ताव को बंद करो। तुम अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, इससे तुम्हारा दिमाग शांत होगा। नहीं, नहीं करना मुझे अपना दिमाग शांत। आप मुझे रोने के लिए मजबूर करते हैं। आप जब भी मेरे करीब होते हैं या तो मुझे डांटते हैं या फिर ऐसे कोल्ड ब्लडेड बन के बैठे रहते हैं जैसे मैं आपके आसपास होती ही नहीं। यहाँ तक कि मेरे साथ सो जाने के बाद आप सुबह मेरे बगल में नहीं होते, उस वक्त मैं कैसा महसूस करती हूँ इसका आपको अंदाजा तक नहीं है। अगली बार मेरे साथ सोने के बाद आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, एकांशी सिसकियां भरती हुई कहती रही। अयांश उसकी बातों को सुनकर अवाक रह गया था, इसलिए असहाय तरीके से वो उसकी तरफ सिर झुकाए कहने लगा, एकांशी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब शांत हो जाओ। नहीं, मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी, आप रास्कल हैं जो मुझे रोने के लिए अकेला छोड़ देता है। मैं आप पर यकीन क्यों करूं? मुझे एक रीजन दीजिए जिससे कि मैं आप पर भरोसा कर सकूं। एकांशी ने बेफिक्री से उसके बात को बीच में ही काटते हुए कहा और फिर से रोना शुरू कर दिया, जिससे अयांश थोड़ा हताश होने लगा और आखिरकार उसने हार मान ही ली कि वो इस वक्त एकांशी को किसी भी तरह से शांत नहीं करा सकता। इसलिए बिना किसी की परवाह किए वो उसकी तरफ झुका और अगले ही पल एकांशी ने अपने होंठों पर एक कोमल एहसास को महसूस किया। अयांश के प्यार भरे किस्से वो लगभग आधे सेकंड तक हैरानी में रही, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी आंखों को बंद करना शुरू कर दिया और उसके गले में अपनी बाहों को अच्छी तरह फंसाते हुए उस लम्हे के एहसास को जीने लगी। उसकी सांसें गंभीर और तेज होने लगी थी और साथ ही वो किस भी गहरा हो चला था। दोनों को एक दूसरे में इस तरह से डूबा हुआ देख राघव ने अपने गले को साफ करने का नाटक किया, जिससे उसकी आवाज अयांश के कानों में गई और वो एकांशी की मर्यादा के बारे में सोचते हुए उससे अलग होने लगा। हालांकि एकांशी उसे दूर नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बाहों को उसकी गर्दन पर और अधिक कसा और उसे किस करना जारी रखा। एकांशी की बेचैनी को अपने होठों पर महसूस करते हुए अयांश ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपने आप से थोड़ा दूर किया। अपने होंठों से अलग होते ही उसने एकांशी के चेहरे को देखा। सांस ना लेने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था और रोने की वजह से उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे देखते हुए अयांश ने कहा, मैं अब से तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच में? एकांशी ने अपनी चमकीली आंखों से उसे देखते हुए ऐसे पूछा जैसे वो उससे सहमति मांग रही हो। हाँ सच में, अयांश ने कहा, उसे कसकर सीने से लगाते हुए।
अयांश को उसे ऐसे गले लगाना और सरलता से आश्वासन देना कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, आखिर में उसके दिल में छाई एक उदासी को हटाने में कामयाब हो गई और उसके सीने पर सिर रखकर वो हल्का महसूस करने लगी। दूसरी ओर अयांश का गला कुछ कसावट से भरने लगा था। वो नहीं जानता था कि वो ये सब क्यों कर रहा था, या फिर वो अपने कभी छोड़कर ना जाने वाले वादे को निभा पाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी नजर में एकांशी जो भी थी वो उसे भुला पाने में खुद को सक्षम नहीं पाता था। एकांशी के करीब होना उसे जितना सुकून देता था उतना ही तड़पाता भी था, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा नीरस दिखाई देने लगा। वहीं एकांशी का शरीर अब स्थिर हो गया था। उसकी सांसों की गर्माहट वो अपने सीने पर आसानी से महसूस कर पा रहा था और उसकी गहरी आवाज से वो ये समझ गया कि एकांशी नींद में चली गई है। इसलिए उसने सावधानी से अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया और अपने कोट के बटन को खोलकर को धीरे धीरे पहले एक बाह से फिर दूसरी बाह से अपने कोट को निकालकर एकांशी के ऊपर डाल दिया। इधर मुंबई में ऑफिस के एंट्रेंस से काफी दूर कार खड़ा कर नक्श बाहर निकल गया और कार से ही टिककर आरोही के ऑफिस से निकलने का इंतजार करने लगा। कार के दरवाजे से टिके हुए उसने लगभग 20 मिनट वैसे ही गुजार दिए, तभी कहीं जाकर उसे आरोही ऑफिस से बाहर निकलती हुई नजर आई। उसके चलने की स्पीड और नीचे किए सिर को देख नक्श समझ गया कि वो दिन भर के भाग दौड़ के बाद थक गई है। फिर भी उसने उस वक्त उसे घर पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा और छुपकर उसे ही देखने लगा ताकि आज किसी भी तरह वो उसके बॉयफ्रेंड को देख सके। इधर आरोही उबे मन से सड़क के एक किनारे खड़ी होकर अपने बुक किए हुए कैब का इंतजार करने लगी। रिस्ट वॉच में बार बार वक्त देखते हुए वो उबासी भी ले रही थी। तभी उसने अपने पीछे से किसी को आवाज देते हुए सुना, जिससे वो हल्का सा घूमकर उधर ही देखने लगी। वहाँ कैजुअल ड्रेस में एक हैंडसम लड़का उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। दिखने में वो आरोही का हम उम्र ही लग रहा था। उसके ड्रेसिंग सेंस और हैंडसम से चेहरे को 1 मिनट तक देखने के अगले ही पल आरोही उत्सुकता से चिल्लाई, प्रेम। आरू। मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा नहीं पहचान पाओगी। आगे से उस लड़के प्रेम ने अपने बालों में हाथ को डालकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तक आदत नहीं बदली, अपने बालों को ठीक करना बंद करो, वो पहले से ही ठीक है। कहने के बाद आरोही आगे बढ़ी और अपने एड़ियों को थोड़ा उठाकर उसके गले से लग गई। मैंने तुम्हें मिस किया। दादी के बारे में सुना, तुमने मुझे कॉल पर क्यों नहीं बताया? प्रेम उसके पीठ पर थपकी देते हुए बोला। इसमें बताने वाली क्या बात थी? वैसे भी तुम अपने एयर फोर्स की जॉब में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो, बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। आरोही शिकायत भरे लहजे में बोली, जिस पर प्रेम उससे अलग हटकर दूसरी तरफ हो गया और उसे कनखी नजरों से देखते हुए कहने लगा, लगता है मेरी आरू मुझसे रूठी हुई है। खैर, अगर कोई माफी के बदले 2 हफ्ते की डिनर ट्रीट चाहता है तो 2 हफ्ते की डिनर ट्रीट। प्रेम का ऑफर सुनते ही आरोही उत्सुकता से चिल्ला पड़ी और अगले ही पल प्रेम के हथेली को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहने लगी, सभी डिशेज मैं सेलेक्ट करूंगी क्योंकि बिल तुम दोगे, इसलिए मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं मुंबई के अच्छे खाने वाली जगहों के बारे में नहीं जानता। अगर बुरा ना माने तो क्या मिस आरोही मेरी फूड गाइड बनना पसंद करेंगी? आगे से प्रेम ने उसके सिर पर अपने हथेली को रखे हुए बोला। चलो ज्यादा नौटंकी मत करो। कहते हुए आरोही ने अपने फोन को निकालकर कैब ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और फिर प्रेम के साथ साथ चलने लगी। वहीं दूसरी तरफ नक्श दूर से दोनों की नजदीकियों को आसानी से देख पा रहा था। हालांकि वो दोनों की बात सुनने में असक्षम था, फिर भी उनके गले मिलने, हाथ पकड़ने और चेहरे की मुस्कान को देख वो ये समझ सकता था कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। लेकिन पता नहीं क्यों उनकी खुशी देख नक्श की दिमाग की नसें गुस्से से फटी जा रही थी। हालांकि वो अपने गुस्से का कारण नहीं जान पा रहा था। इस पल उसके दिल में उस लड़के के प्रति ईर्ष्या की भावना पनप रही थी, इसलिए गुस्से में ही वो अपने कार में एंटर हो गया और दरवाजे को पटक कर बंद करते हुए खुद में ही झुंझला कर बोला,
जब किस मुझे किया था तो गले उस लड़के से कैसे मिल सकती है, और तो और उसका हाथ भी पकड़ रही थी। आई हेट आरोही, इतना कहते हुए उसने कार को स्टार्ट किया और खिड़की के बाहर लगे साइड मिरर में उन दोनों के साथ चलने का रिफ्लेक्शन देखते हुए आगे बढ़ गया। इधर बंगलौर में कृति ने कार को होटल के सामने खड़ा किया और अपने सिर को पीछे बैठे अयांश की तरफ घुमाकर बोली, अयांश हम पहुंच गए। कृति की बात सुन अयांश ने अपने निगाहों को एकांशी के चेहरे से हटाकर खिड़की के बाहर घुमाया तो पाया कि कृति ने कार को होटल के एंट्रेंस से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया था। अभी वो देख ही रहा था कि उसी पल उसने अपने तरफ के दरवाजे को खुलते हुए देखा, जो कि राघव द्वारा खोला जा रहा था। सर, संभाल के कार के बाहर आइएगा, खुद को या मिसेज आदित्य को चोट मत पहुंचा लीजिएगा। राघव ने जल्दी से अपने हाथ को उठाकर कार के छत पर लगाया ताकि कार से बाहर आते हुए अयांश का सिर ना टकरा जाए। एकांशी को अभी भी नींद में देख अयांश ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की और उसे अपनी बाहों में अच्छे से कसते हुए कार से बाहर निकल आया। चूंकि इतनी देर से वो एकांशी को अपने गोद में लिए हुए बैठा था, इसलिए उसके पैर सुन्न हो चला थे, जिसकी वजह से उसे पहले कुछ मिनटों तक सीधा खड़ा होने में तकलीफ हुई। लेकिन जल्दी ही उसने खुद को स्टेबल भी कर लिया और लंबे लंबे कदमों के साथ होटल के एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर राजवी भी कार से निकली और कृति को एक नजर देख मुंह बनाते हुए वहां से आगे बढ़ने लगी, जिस पर कृति तेजी से लपकी और राजवी की कलाई पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। काफी दिन बाद मिले राजवी, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को हेलो भी नहीं कहोगी क्या? कृति मुस्कुराते हुए बोली। सबसे अच्छी दोस्त? हम दोस्त कब से बन गए? राजवी ने तल्खी से कहा। ओह चलो भी राजवी, मैंने सिर्फ एक बार ही तुम्हारे सिर पर जूस डाला था, वो भी तुम अयांश से इतना नहीं चिपकती तो मैं वो नहीं करती। अब इतने साल पहले की बात को लेकर इतना गुस्सा होने वाली भी क्या बात है? कृति ने मजाकिया भाव से कहा। जस्ट शट अप, मेरे रास्ते में तुम हमेशा टांग अड़ाती आई हो, मुझसे दूर रहना समझी। कुछ साल पहले अयांश और पूरे कॉलेज के सामने अपनी हुई बेइज्जती को याद करते हुए राजवी गुस्से से चिल्लाई। रास्ते में मैं टांग अड़ा रही हूँ? क्या मजाक कर रही हो? राजवी के ऊपर हंसते हुए कृति बोली और फिर अपनी आंखों को राजवी के चेहरे पर अजीब तरह से टिकाते हुए कहने लगी। देखा था मैंने उस कमरे में तुम कैसे चिपक रही थी अयांश से। क्या अब तक तुम उसके पीछे ही पड़ी हो, जबकि वो अपनी पत्नी को लेकर इतना सेंसिटिव है? हाँ हूँ तो क्या? और अयांश एकांशी को लेकर जरा भी सेंसिटिव नहीं है। तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन वो दोनों एक कमरे में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रहते हैं, वरना मुंबई में अयांश अपने वर्ली वाले मेंशन में और एकांशी उसके जुहू वाले मेंशन में क्यों रहती है अलग अलग? राजवी अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए हुए बोली और वहां से मुड़कर होटल की तरफ बढ़ गई। वहीं उसकी बात को सुनने के बाद कृति स्तब्ध खड़ी रह गई। कुछ देर के लिए तो उसे राजवी की बातों पर यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन जब उसने उसके चेहरे की संतोषजनक मुस्कान को याद किया तो उसे अयांश और एकांशी के रिश्ते पर थोड़ा संदेह होना शुरू हो गया। हालांकि वो काफी देर तक इसके बारे में ना सोच पाई और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। इधर कमरे में आने के बाद अयांश ने एकांशी को बेड पर लेटाया और अपने कोट को उसके ऊपर से हटाकर एक बगल रख दिया। एकांशी के ऊपर ब्लैंकेट को फैलाकर वो वहां से मुड़कर जाने लगा। तभी उसे एकांशी की आवाज आई, जो धीमे से होंठों ही होंठों में कह रही थी, गर्मी गर्मी लग रही है मुझे। एकांशी की आवाज से अयांश वापस मुड़कर एकांशी के करीब बैठ गया और उसके ऊपर से ब्लैंकेट को हटाकर एसी के तापमान को और अधिक कम कर दिया, जिससे कि एकांशी ज्यादा गर्मी महसूस ना करे और आराम से सो सके। कुछ ही देर में कमरे का तापमान ठंडा हो गया और एकांशी एक बार फिर गहरी नींद में चली गई। उसके मासूम से अबोध चेहरे की शांति देख अयांश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। ऊपर से उसे एकांशी का बेधड़क रास्कल कहना और उससे किस मांगना उसके दिल की गहराई तक खुशी देने लगा, जिसकी वजह अनायास ही अयांश एकांशी के चेहरे की तरफ झुक गया और धीरे से उसके माथे पर अपने होठों के स्पर्श को रख आहिस्ते से ऊपर उठ गया।
वहाँ से उठने के बाद उसने अपने बैग से एक जोड़ी कंफर्टेबल कपड़ों का सेट लिया और शावर लेकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ 10 मिनट बाद जब वो बाहर आया तो बिना बेड पर ध्यान दिए वैनिटी टेबल की तरफ बढ़ गया और अपने बालों के पानी को टॉवल की मदद से सुखाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे बेड की तरफ से किसी के बोलने की आवाज आई, जिससे वो अपने सिर को हल्का मोड़कर बेड की तरफ देखने लगा। वहाँ एकांशी पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी और शर्मिंदगी से फैल गई। वहाँ बेड पर एकांशी अपने कपड़ों को निकालकर अयांश के शर्ट को पहनकर बैठी हुई थी और अपने बालों को इधर से उधर झटक कर हंसे जा रही थी। उसी बीच उसकी आंखें भी कभी कभार बंद हो जा रही थी, जिससे वो झपकी लेते हुए एक तरफ झुकी जा रही थी। लेकिन कुछ ही पल बाद वो खुद को जागने के लिए मजबूर कर सीधा बैठकर वही सारी हरकतें दोहराने लग रही थी, जिसे काफी देर तक वैनिटी टेबल के करीब खड़े होकर अयांश देखता रहा। उसे एकांशी के ड्रेस चेंज कर उसकी शर्ट पहन लेने वाली बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन कल रात की तरह आज भी वो एकांशी के लुक से आकर्षित जरूर हो गया। उसकी हंसी की आवाज कमरे के साथ साथ अयांश के दिल में भी उतरने लगी। उसे अपने दिल की धड़कनें तेज होती आसानी से महसूस होने लगी, और तो और उसका हाथ जो कि एकांशी को देखने से पहले सिर पर था, वो भी धीरे धीरे नीचे हो चला। कमरे के ठंडे तापमान और तुरंत शावर लेकर निकलने के बावजूद भी अयांश को अपने शरीर में बेचैनी और उष्णता महसूस होने लगी, जिसकी वजह से उसके हाथ में पकड़ा हुआ टॉवल भी छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और वो बिना कुछ भी और सोचे बेड की तरफ बढ़ गया। बेड तक पहुंचने पर अयांश ने एकांशी के गोरे बदन को एक और नजर देखा, लेकिन उसे नशे में देखते हुए उसने अपने जज्बातों को बहक जाने से रोका और तुरंत ही गंभीर होते हुए कहने लगा, उठ क्यों गई तुम, और तुमने अपने कपड़ों को क्यों चेंज कर दिया? मेरा शर्ट कहाँ से मिला तुम्हें? ओह की आवाज के साथ एकांशी बेड के उस ओर मुड़ी जहाँ अयांश खड़ा था। उसे 2 मिनट तक अपलक देखते रहने के बाद वो बेड के बीच से उठी और घुटनों के बल चलते हुए अयांश के करीब आकर उसके गले में अपने हाथ को फंसाते हुए कहने लगी, मैंने इसे सोफे से लिया। आपकी बॉडी की खुशबू इस शर्ट में बसी हुई है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना कहते हुए एकांशी अयांश के और करीब आती गई और एक पल के बाद उसके कंधे पर अपने चिन को टिकाते हुए गहरी गहरी गर्म सांसें अयांश के गर्दन पर छोड़ने लगी। उसकी सांसों की गर्माहट को अपने गर्दन पर फिसलता हुआ महसूस कर अयांश के नियंत्रण में किए हुए जज्बात एक बार फिर उस पर हावी होना शुरू हो गए और उसकी सांसों की रफ्तार भी एकांशी के सांसों की सांस पकड़ने लगी। एकांशी की हरकतें और उसकी छुवन का एहसास अयांश की आंखों में एक अनकहा चाहत और तमन्ना को उकेरने लगा। कमरे की ठंडी और शांत वातावरण के बीच एकांशी का उसके करीब होना उसे प्यार भरे मधोशी से भरे जा रहा था, जिसे अब वो किसी भी तरह से नियंत्रण में ना रख पाया और एकांशी के कमर को टाइटली पकड़ते हुए उसके साथ साथ खुद भी बेड पर जा गिरा। अब दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो गया, जिससे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में संजीदगी से निहारने लगे। हालांकि एकांशी को इस वक्त कोई होश नहीं था कि वो क्या कर रही थी, लेकिन अयांश वो एहसास जो वो अपने दिल में छुपाए हुए था, वो पूरी तरह से अपनी आंखों के द्वारा जाहिर कर रहा था। उसके भाव इस वक्त ऐसे थे जैसे वो बस अभी एकांशी के प्रति अपने प्यार का इजहार कर देगा। एकांशी की हल्के गुलाबी होंठों की मुस्कान में खोए हुए अयांश को ये तक ख्याल नहीं रहा कि उसके हाथ अपने आप ही उठकर एकांशी के बालों को सहलाने लगे हैं। इधर एकांशी नशे में होने के बावजूद भी अयांश के कशिश से भरे चेहरे को देख और उसके हाथों को अपने सिर पर यूं ही घूमता हुआ महसूस कर हैरत में थी। होश में ना होने के बावजूद भी वो अपनी सूनी सी जिंदगी में कुछ नयापन महसूस करने लगी। वो स्नेह और लगावट जो अयांश इस वक्त उसके लिए दिखा रहा था, वो एकांशी के अंदर साहस भरने का काम करने लगा, जिससे वो अयांश के हाथ को अपने बालों से हटाने लगी और धीरे धीरे अयांश के करीब से सरकते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। जिसे नोटिस करते हुए अयांश ने उसे छोड़ दिया और अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे टिकाए सीधा लेटकर उसकी आगे की हरकतों को देखने लगा।
वहीं एकांशी धीरे धीरे बेड पर अचानक तब रुक गई जब अयांश ने खुद ही उसे छोड़ दिया और बड़े ही सौहार्द पूर्वक उसकी तरफ निहारने लगा। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर शांति भरी मुस्कान को देख अगले ही पल एकांशी अपनी जगह से उठी और अयांश के बाइसेप्स को बेड पर दबाते हुए उसके शरीर के ऊपर बैठ गई। अचानक एकांशी के किए गए इस मूव से अयांश की आंखों के साथ साथ भौहें भी कुछ तंज हो गई और उसने सामान्य सी आवाज में ही कहा, लड़की, तुम जानती हो एक लड़के के ऊपर इस तरह बैठना कितना खतरनाक होगा तुम्हारे लिए। लड़की? आप मुझे लड़की क्यों कह रहे हैं? आप तो मुझे हमेशा से एकांशी कहते हैं, वो भी तब जब आप गुस्से में होते हैं, वरना आप कभी मेरा नाम नहीं लेते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि आप मुझे क्या कहिए, आप मुझे बुलाइए। वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट कैट, देखिए मेरे गाल कितने सॉफ्ट है। इतना कहते हुए एकांशी अयांश की तरफ झुकी और उसके चेहरे पर अपने गाल को सहलाते हुए बोलना जारी ही रखा, देखिए ये सॉफ्ट है ना। इधर दूसरी तरफ एकांशी की इन सभी बचकानी बातों और हरकतों से अयांश के चेहरे की छोटी मुस्कान बढ़ती जा रही थी और वो अपने दिल की गहराई से उन सभी पिछली घटनाओं को भूलने लगा था। इसलिए जब एकांशी उसके चेहरे को अपने गालों से सहलाने लगी तब उसने अपने बाहों को एकांशी के पकड़ से आजाद कर जल्दी से एकांशी के कंधे को पकड़कर उसे खुद से अलग किया और अपने उल्लसित आवाज को दबाते हुए बोला, बस मैं समझ गया कि तुम्हारे गाल सॉफ्ट है। अब बिना कोई और शरारत किए चुपचाप मेरे ऊपर से उतरो और शांति से बेड पर सो जाओ। नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। क्या मैं आपको भारी लग रही हूँ? अगर लग रही हूँ तब भी आपको ये सहना पड़ेगा। आपको याद नहीं है क्या आपने मुझे कितनी बार तकलीफ दी है? अब मेरी बारी है। हाँ, तो क्या रात भर ऐसी ही बैठी रहोगी? अयांश के इतना कहने के तुरंत बाद ही एकांशी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको याद है आपने मुझे ऑफिस में कैसे नेक किस किया था? मैं भी आपको वैसा ही निशान देना चाहती हूँ। तब आपको भी पता चलेगा कि जब कोई देख लेता है तो कितनी शर्म आती है। ओह रियली? अयांश उसके बच्चों जैसी बदला लेने की भावना पर हंसते हुए बोला, जिस पर एकांशी तुरंत ही नाराजगी भरी एक्सप्रेशन बनाती है और अयांश के सीने पर मुक्का मारते हुए कहने लगी, आप मुझ पर हंस रहे हैं, मैं सच में आपसे बदला लेना चाहती हूँ। आपको पता है मैं उस दिन कितना रोई थी? आप मुझसे इतनी वो इतना ही कह पाई थी कि तभी अयांश उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए गंभीरता से बोला, ठीक है, गो अहेड, तुम जिस तरह भी मुझे सताना चाहती हो सता सकती हो। अयांश के इन्हीं कुछ शब्दों से एकांशी के चेहरे पर वापस मुस्कान तैर गई और बिना समय गंवाए वो उसके गर्दन की तरफ झुककर किस करने के बजाय अपने दांतों से काटने लगी। हालांकि पहले कुछ सेकंड तक वो झिझकते हुए कम दबाव के साथ काटती रही, लेकिन जब अयांश ने उसका कोई विरोध नहीं किया तब उसने उसके गर्दन पर अपने दांतों के दबाव को थोड़ा बढ़ा दिया, जिससे अयांश को अपने गर्दन के उस हिस्से में तीक्ष्ण दर्द का एहसास हुआ, जिसके रिएक्शन में उसने अपने हाथ को थोड़ा ऊपर उठाकर एकांशी को पकड़ना चाहा, लेकिन जल्दी ही उसे एकांशी के साथ किए अपने बर्ताव की याद आ गई। वो दर्द जो इस वक्त वो महसूस कर रहा था, वही दर्द एक वक्त एकांशी ने भी तो सहा होगा, वो भी सिर्फ उसकी वजह से, अपने बुरी यादों की वजह से। अयांश का वो दर्द जो एकांशी के दांतों द्वारा उसके गर्दन पर दिया जा रहा था, वो उसके गर्दन से होते हुए दिल में उतर आया, जिसकी वजह से उसे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस होने लगी। इसलिए जब एकांशी उसके गले को छोड़कर उठ गई, तब अयांश की आंखों को गहरी सोच में डूबा हुआ देख उसने अयांश के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और उदासी से पूछने लगी, अयांश, मैंने आपको सच में तकलीफ पहुंचा दी क्या? आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? अयांश एकांशी की आंखों की मासूमियत को देखते हुए गंभीर भाव से बोला, हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अयांश के इस जवाब से एकांशी के चेहरे के भाव भी कुछ ही सेकंड में उदासीनता की तरफ बढ़ चले और वो उसके बॉडी से उतरकर बिल्कुल उसके बगल में लेटते हुए लंबी सांसें भरती हुई बोली, अयांश, आपकी सभी तकलीफों और दर्दों की वजहों में से मैं भी एक हूँ ना।
एकांशी के अचानक इस सवाल को पूछ लेने से अयांश असमंजस में पड़ गया और वो बस उसे देखता रहा और फिर अपनी गहरी सी आवाज में बोला, तुम मेरे लिए। और फिर कुछ पलों की खामोशी के बाद वो बोला, सो जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं कुछ देर बाहर ही हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से उठा और पीछे घूमकर एक नजर और एकांशी को देखने के बाद वहाँ से लंबे लंबे कदमों से चलते हुए रूम के बाहर चला गया। उधर एकांशी ने उसके पीठ की तरफ देखा और तब तक देखती रही जब तक कि अयांश वहाँ से निकल नहीं गया। उसी बीच एकांशी भी अपने होंठों पर दांत को जमाते हुए बेड से उठ खड़ी हुई और थोड़ा लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे चलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे को धीरे से खोलकर उसने अपने सिर को बाहर किया और अपने तितलीनुमा पलकों को फड़फड़ाते हुए एक तक अयांश को देखने लगी, जो कि खिड़की के करीब खड़ा अपने हाथों में लिए हुए सिगरेट को जला रहा था। उसे कुछ 2 मिनट तक देखते रहने के बाद उसने खुद को पूरी तरह दरवाजे के बाहर किया और दबी कदमों से चलते हुए अयांश के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई। हालांकि वो अपने जान से कोई आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन नशे में होने की वजह से उसके कदमों और अस्थिर सांसों की आवाज अयांश सुन चुका था। फिर भी वो उसकी तरफ बिना मुड़े ही अपने सिगरेट के कश को खींचता रहा और उस जहरीले धुएं को खिड़की के बाहर छोड़ता रहा। इधर एकांशी स्थिर खड़ी होने की कोशिश करते हुए इधर उधर झूलती रही और फिर जब वो खुद को स्टेबल ना कर पाई तब अचानक से अयांश के पीठ पर अपने चेहरे को रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथ को उसके सीने की तरफ ले जाते हुए उसे मजबूती से पकड़ लिया। एकांशी के चेहरे को अपने पीठ पर और उसके हाथ को अपने सीने की तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर अयांश ने सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपने जूते से रगड़ते हुए गंभीरता से बोला, मैंने कहा था ना चुपचाप सो जाओ, बाहर क्यों आई तुम? एकांशी हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना चुपचाप सो जाओ, बाहर क्यों आई तुम? लड़की, तुम मेरी नकल कर रही हो, अयांश ने कहा। एकांशी अपने पूरे दिल से खिलखिलाती हुई बोली, लड़की तुम मेरी नकल कर रही हो, बस करो, तुम मुझे कितना फ्रस्ट्रेट करोगी? अयांश ने उसके हाथ को अपने सीने से हटाते उसकी तरफ घूमकर कहा, बस करो तुम मुझे। एकांशी इतना ही कह पाई थी कि अयांश ने उसके बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने बिल्कुल करीब खींचते हुए बोला, बस अब तुम सीधे यहाँ से सोने जाओ या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डांटूं? एकांशी अब भी मुस्कुराते हुए अयांश के चेहरे तक पहुंचने के लिए अपने एडियो को उठाकर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही तो आप मुझे क्यों जबरदस्ती सुलाना चाहते हैं? और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मुझे डांटे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार और बहुत ज्यादा प्यार करें। इतना कहते कहते एकांशी की नजर अयांश के गर्दन के उस भाग पर पड़ी जहाँ कुछ देर पहले उसने काटा था। वहाँ दांतों के गड़ने के लाल निशान उभर आए थे, जिसे देख एकांशी ने उसे छूने के लिए अपने एक उंगली को आगे किया। तभी अयांश ने जल्दी से उसके बाहों को छोड़ा और उससे कुछ हद तक दूरी बनाते हुए एक झिझक के साथ थोड़ा कम कठोर लहजे में कहा, गो एंड स्लीप राइट नाउ। इतना कहने के बाद वो दूसरी तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो एकांशी के नशे की हालत में उसे अपने करीब आने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने लंबे लंबे कदम उठाने शुरू कर दिए, जैसे कि अब वो एकांशी से हर हाल में छुटकारा पाना चाहता था। एकांशी उसकी इन असमानता को आसानी से महसूस कर सकती थी, इसलिए उसे रूम से बाहर जाने का कोई मौका दिए बिना वो उसके पीछे दौड़ी और जब अयांश कमरे का दरवाजा खोलने लगा तो उसकी बाहों में जा गिरी, जिस पर तेजी से रिएक्ट करते हुए अयांश ने उसे पकड़ा ताकि वो नीचे ना गिर जाए। एकांशी के करीब होने से उसकी भीनी खुशबू एक बार फिर अयांश के मजबूत नियंत्रण को बहकाने लगी और वो अपने कमजोर पड़ रहे होश के साथ उससे दूर रहने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन किसी भी तरह से वो उसे अपनी बाहों से अलग ना कर सका। और तभी एकांशी अपने पंजों के सहारे खड़ी होकर उसके होंठों को अपने होंठों से मिलाने लगी। एकांशी के इस मदहोश से भरे हरकत ने अयांश के भीतर के अरमानों को जगा दिया, जिससे उसके नियंत्रित किए जज्बात पूरी तरह से फाख्ता होने लगे और उसने दरवाजे को वापस से धक्का देकर बंद कर दिया। एकांशी के कमर पर अपने बाहों को कसते हुए अयांश उस पर थोड़ा दबाव बनाने लगा, जिससे कि एकांशी के पंजे धीरे धीरे जमीन पर जा टिके और वो अयांश के गहरे होते किस से पीछे कदम लेने लगी।
एक पल के बाद जब अयांश का ध्यान एकांशी के पीछे होते सिर की तरफ गया तो बिना एकांशी के होंठों को आजाद किए उसने उसके सिर के पीछे अपने हाथ को रख दिया ताकि एकांशी का सिर दरवाजे से ना टकरा पाए। उसे दरवाजे से टिकाते हुए अयांश का उसे किस करने का अंदाज और अधिक गहरा और लोमहर्षक होता चला गया। एकांशी को बिना कोई मौका दिए वो उसमें डूबने लगा। हालांकि वो ज्यादा देर तक एक दूसरे में खोए हुए ना रह पाए और एक झटके के साथ अयांश उससे अलग हो गया, जैसे कि वो एकांशी को फोर्स नहीं करना चाहता था। चूंकि पिछली रात को एकांशी ने उनकी नजदीकियों पर इनकार की भावना जाहिर किया था, इसलिए वो एकांशी के नशे के दौरान कोई भी अनिच्छित स्टेप नहीं लेना चाहता था। इधर अयांश के अलग हो जाने से एकांशी भी गहरी गहरी सांसों को भरते हुए उसे ही देखने लगी, जिससे दोनों की आंखें एक बार को टकरा गई। कुछ पलों तक अयांश की खूबसूरत आंखें रहस्यमय तरीके से किसी गहरी चिंतन में डूबी रही और फिर उसने धीरे धीरे एकांशी के कमर से अपने बाह को अलग करना शुरू कर दिया, जिस पर एकांशी ने उसके कॉलर को पकड़ा और उसे तेजी से अपनी तरफ खींचते हुए सरगर्मी सी आवाज में कहने लगी, क्यों? आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? एकांशी के द्वारा कॉलर को खींच लेने से अब अयांश उसके चेहरे के और करीब हो गया। अचानक उसकी बाह एकांशी के कमर पर सख्त होने लग गई। कमरे के सन्नाटे भरे माहौल में लगभग 5 मिनट बाद अयांश ने एकांशी के सवाल के बारे में उससे पूछा, क्या करता हूँ मैं? मुझसे दूर भागते हैं आप। शादी के बाद से लेकर आज तक आपने सिर्फ मुझसे दूरियां बनाई हैं। मुझे अकेला छोड़ देते हैं उस बड़े से मेंशन में, जैसे कि आज भी आप मुझसे अलग ही रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहते हुए एकांशी की आंखें आंसुओं से भर गई और अब तक का उसका मुस्कुराता चेहरा दुख और तकलीफ में सराबोर नजर आने लगा, जो कि अयांश के दिल में भी दुख का सबब हो गया। दूरियां? क्या इन सभी दूरियों की वजह बस मैं ही हूँ? इतना कह अयांश ने एकांशी के आंसुओं से लाल होते आंखों को देखा और अपनी आवाज को थोड़ा और कोमल कर झिझकते हुए उससे पूछा, क्यों धोखे से मेरे बेड तक आई तुम उस रात? उस पार्टी की रात को तुमने मुझे वो पिल्स क्यों दी? अयांश के इस सवाल पर एकांशी काफी देर तक वैसे ही दरवाजे से लगी सिर को नीचे किए रही। ड्रग्स की वजह से उसका दिमाग कोई भी पुरानी याद को साफ तरह से सोच पाने के काबिल नहीं था। वो नहीं समझ पा रही थी कि अयांश किस रात की बात कर रहा है। हालांकि उसके दिल की गहराई में ये बात जरूर समा गई कि अयांश की नाराजगी का कोई ऐसा कारण है जिसके बारे में वो जानती तक नहीं। एकांशी की ये चुप्पी अयांश के दिल में किसी तीर की तरह चुभने लगी, जिससे उसने अपनी लंबी मजबूत भुजाओं को उसके पतले कमर से अलग कर लिया। इस पल उसकी आंखें किसी सितारे की तरह चमक रही थी, जिसमें ठंडी और हड़ताली रोशनी छुपी हुई थी। तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है ना? हो भी कैसे सकता है? मैं कभी कभी खुद को तुम्हारे पास लाकर इस दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान महसूस करता हूँ। इतना कहते हुए अयांश ने एक लंबी शांत रहने वाली सांस भरी और फिर तुरंत ही एकांशी के बाजू की तरफ हाथ को बढ़ा दिया, लेकिन उसे छूने से पहले ही उसके हाथ हवा में ठहर गए और उसने बेमन से ही कहा, दरवाजे से हटो, मुझे बाहर जाने दो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ घुटता हुआ महसूस कर रहा हूँ। बाहर जाने की बात पर एकांशी ने तुरंत प्रतिक्रिया किया और अपने दोनों हाथ को दरवाजे पर फैलाते हुए अपने सिर को ऊपर उठा लिया और एक तक अयांश की ठंडी हो चुके हाव भाव को देखने लगी। तभी अचानक ना जाने उसके मन में कैसे सुनीता आदित्य की बर्थडे पार्टी में कही गई अयांश की डायबिटीज वाली बात याद आ गई, जिसकी वजह से उसने उत्तेजित आवाज में कहा, मैंने वो पिल्स आपको इसलिए दी थी क्योंकि आपको डायबिटीज है और आपने अपनी मेडिसिन नहीं ली थी। एकांशी को इस तरह अचानक अपने सवाल के बदले में जवाब देता सुन अयांश पहले 2 मिनट तक उसकी बात का मतलब समझता रह गया। उसे कभी भी डायबिटीज की शिकायत नहीं रही थी, फिर वो डायबिटीज की बात क्यों कह रही थी? क्या वो ड्रग्स की वजह से अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी या इस वक्त उसका कहा गया हर एक शब्द एक बहाना था, जिसके उपयोग से वो खुद को इनोसेंट साबित कर रही थी? चूँकि उसने सीसीटीवी में ये साफ तौर से देखा था कि एकांशी ही वो लड़की थी जिसने ड्रिंक में पिल्स डालकर वेटर से उसके पास सर्व करवाया था।
इसलिए उसे इस वक्त एकांशी की बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। हालांकि वो गुस्से में नहीं था, उसे सिर्फ अपनी और एकांशी के रिश्ते पर अफसोस हो रहा था। इसलिए उसने एकांशी के बाजुओं को कोमलता से पकड़ा और उसे दरवाजे से हटाकर दूसरी तरफ खड़ा करते हुए बोला, मुझे बहाने देने की जरूरत नहीं है, मुझे कभी भी डायबिटीज नहीं रही है। इतना कह लेने के बाद अयांश ने एकांशी की नीरस आंखों में झांका और फिर उसके बाजू से अपने हाथ को हटाकर ये कहते हुए बाहर निकलने लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम कमरे से बाहर निकली तो तुम्हें मेरे गुस्से का सामना करना होगा। अयांश को अपने आंखों के आगे से निकलता देख एकांशी को अपने दिल के अंदर एक बार फिर सूनापन सा लगने लगा, जिससे उसने अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाकर उसे पीछे से आलिंगन किया और लगभग गुस्से में रोते हुए कहने लगी, आप नहीं जा सकते। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अगर आपने एक भी कदम कमरे के बाहर निकाला तो मैं भी आपके साथ साथ ही चलूंगी। अब से मैं भी आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कभी मेरी कोई बात नहीं सुनते। छोड़ो मुझे, अयांश ने कहा और एकांशी की हथेली को पकड़कर अपने शरीर से अलग करना चाहा, लेकिन एकांशी की मजबूत पकड़ को देखते हुए उसने कोशिश करना बंद कर दिया और इस बार थोड़ी कठोर भाव से फिर कहा, एकांशी राठौड़, जस्ट लीव मी। आप फिर गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर, एकांशी ने कहा। अयांश अपने आवाज में विनम्र भाव को लाते हुए बोला, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ी शांति ढूंढ रहा हूँ। वो इतना ही कह पाया था कि तभी एकांशी उसके सीने की तरफ अपनी हथेली को बढ़ाने लगी और रोते हुए बोली, आप गुस्से में हैं, आप मुझ पर गुस्सा होते हैं तभी मेरा पूरा नाम लेते हैं और आपने इस वक्त मेरा पूरा नाम लिया, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा है। मैं गुस्से में नहीं भी रहूंगा तब भी तुम गुस्से की बात मेंशन करके मुझे गुस्सा दिला दोगी, इसलिए मुझे छोड़। अयांश इतना कहते कहते तब रुक गया जब एकांशी ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों के सहारे अयांश के पहने शर्ट के बटन को खोलने लगी। उसकी उंगलियों को अपने बटन पर बेचैनी से घूमता हुआ महसूस कर अयांश ने बिना पलटे ही एकांशी के दोनों हाथों को पकड़ा और अपने उसी ठंडे से भाव के साथ कहने लगा, लड़की, तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी सीमा को चुनौती नहीं दे सकती। इतना कह लेने के बाद अयांश अपनी स्थिति में पलटा और अपनी लंबी भुजा को उठाकर एकांशी के कंधे पर लटका दिया। उसके चेहरे के सामने झुकते हुए उसने एकांशी की लंबी घुमावदार पलकों को लगभग 2 मिनट तक निहारा और अगले ही पल अपने हाथ को उसके पीठ पर रख अपने करीब खींचा और उसके कोमल गुलाबी होंठों को अपने होंठों से ढक लिया। लिविंग रूम में नाइट लैम्प की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसमें अब अयांश और एकांशी एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े आलिंगन में खोए हुए थे। अगले 1 मिनट बाद अयांश ने एकांशी को अपनी बाहों ने उठाया और चलते हुए बेडरूम के अंदर दाखिल हो गया। एकांशी को बेड पर कोमलता से रखने के बाद अयांश ने अपने कोहनी का इस्तेमाल करके उसके शरीर के आधे हिस्से को ढक लिया और एकांशी उसके नीचे समतल लेटी हुई थी। एकांशी की आंखों में देखते हुए अयांश की आंखें किसी क्रिस्टल की तरह चमक उठी और उसकी सांसें पूरी तरह से अस्थिर होती गई। दोनों की बेचैनी को उनकी तेज होती दिल की धड़कनें साफ जाहिर कर रही थी। एकांशी का चेहरा शर्म से इस तरह से लाल हो चुका था जैसे वो पहली बार अयांश का साथ पाने वाली थी। इधर अयांश उसकी शर्मीली और भावनाओं से लिप्त आंखों में निहारे जा रहा था, जैसे कि वो उसके करीब आने से काफी प्रभावित थी, जिसकी वजह से एक बेचैनी का एहसास अयांश को भी घेरे जा रही था। लेकिन फिर भी वो अपने होश और जज्बात को पूरी तरह से खोने से खुद को रोके हुए था। उसका शरीर स्पष्ट तरीके से उसके नियंत्रण में ही था। इसी तरह उसने अपने अतिरिक्त इच्छाओं को दबाते हुए एकांशी के गालों पर अपने अंगूठे को सहलाते हुए सम्मान पूर्वक कहा, एकांशी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार। इतना कहते हुए अयांश ने महसूस किया कि उसका गला जैसे अवरुद्ध हो गया है और वो सिर्फ एक लफ्ज प्यार अपने मुंह से नहीं निकाल पा रहा, जिसकी वजह से उसने थोड़ा और स्ट्रगल किया लेकिन वो नाकामयाब ही रहा। इसलिए उसने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा,
इस बार इसकी कीमत लगने की बात मत सोचना। ये लम्हा सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। ये बस हम दोनों का एहसास है और एहसास की कोई कीमत नहीं होती। अयांश की आवाज बहुत नर्म थी और एक चाहत भरे इशारे के साथ ही एकांशी के शरीर का रोम रोम जैसे कांप उठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो बार बार अपनी पलकों को बंद और खोल रही थी। हमेशा से वो यही तो चाहती थी कि उनकी नजदीकियों के एहसास की कोई कीमत ना लगे। अंदर ही अंदर उसके दिल में अयांश की ये बात ठहर गई, जैसे ये उसकी ऐसी कामना थी जो वो अपने पूरे दिल से मांगा करती थी। और अब जब अयांश उससे खुद ही ये कह रहा था कि वो अब से उनके बीच के एहसास की कोई कीमत नहीं लगाएगा, तो उसके चेहरे पर एक अलग नूर फैल गया था। अयांश इस समय तक सिर्फ उस पर नजर गड़ाए हुए था। जब वो इस बात से सहमत हो गया कि कल रात की तरह उसके चेहरे पर कोई घृणा या अनिच्छा नहीं है, तो उसने अपने हिम्मत को बढ़ाते हुए धीरे धीरे वो उसके माथे की तरह झुक गया और उसके माथे को अपने होठों से चूमते हुए कहने लगा, तुम्हारे नशे की हालत में मैं अपनी नजदीकियों को नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इतना कहते हुए अयांश ने अपनी भौहों को थोड़ा उठाया और धीरे धीरे एकांशी के शरीर से अलग होने के लिए उठने लगा। उसी पल एकांशी ने अयांश के आधे खुले शर्ट के कॉलर को पकड़ा और उसे वापस से अपने ऊपर गिराते हुए अपनी आवाज में अधीरता लिए हुए बोली, आपने कहा कि आप इसकी कीमत नहीं लगाएंगे, फिर आप मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या फिर से आपका मन बदल गया? क्या अगली बार आप फिर मेरे एहसासों की कीमत लगाना चाह? वो इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी तेजी से हिलते होंठों के बीच अयांश ने अपनी उंगली को रखते हुए कहा, चुप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अयांश के मुंह से इतना सुनते ही एकांशी ने तकिए से टिके अपने सिर को ऊपर अयांश की तरफ उठाया और अगले ही पल अपने शरीर की पूरी बेचैनी के साथ उसके होंठों को अपने होंठों से ढक लिया। आज रात पहली बार ऐसा हुआ था जब अयांश ने अपने पूरे दिल से एकांशी के करीब होने के हर एक एहसास को महसूस किया था और उसे अपने पूरे दिल से प्यार भी किया था। शायद एकांशी बहुत थकी हुई थी या हो सकता है उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए जब सब कुछ खत्म हुआ तो उसने अपना सिर अयांश के सीने पर ही टिका दिया और फिर हल्की नींद में सो गई। लेकिन दूसरी ओर अयांश पूरी तरह जाग रहा था। उसकी आंखें एकांशी को ही देख रही थी, जो उसकी बाहों में ही बेसुध लेटी हुई थी। काफी देर तक एकांशी को देखते रहने के बाद अयांश ने नोटिस किया कि जैसे ही वो अपने अंदर सांस भर रहा था, एकांशी की आंखों की पलकें थोड़ी कांप जा रही थी, जैसे उसका सांस लेना एकांशी की नींद में खलल डाल रहा था। एकांशी की खुलती नींद पर ध्यान जाते ही अचानक बिना सोचे समझे अयांश ने अपनी सांसें रोक ली, ताकि जिस नाज से वो उसके सीने पर सिर रख कर सो रही थी वो खुल ना जाए। सांस रोकने के 1 मिनट बाद ही अयांश को अपने शरीर में बेचैनी होने लगी। उसका दम घुटता हुआ महसूस होने लगा, जिसकी वजह से उसने एकांशी के सिर को अपनी हथेली के सहारे टिकाया और फिर उसे अपने सीने से थोड़ा ऊपर उठाकर खुद उसकी तरफ करवट लेकर लेट गया। एकांशी को अपनी बाहों के घेर में लेते हुए उसने उसके सिर को अपने सीने में छुपाया और बड़ी ही सुकून के साथ अपनी आंखों को बंद कर लिया। इधर बंगलौर में नैनिका 2 दिनों तक होटल में रह चुकी थी, इसलिए अब उसे वापस अपने डैड के बंगले पर लौटना था, या यहाँ से जाने का एक कारण मानवीर भी हो सकता था उसके लिए। लेकिन जब अपने बैग को पैक कर लेने के बाद वो कमरे से निकलने लगी, तभी उसकी नजर अपने कमरे के बाहर खड़े मनवीर पर पड़ी। उसके हल्की लाल आंखों और चेहरे की निर्जता को देखते हुए उसे ये अंदाजा लगाने में 1 सेकेंड भी नहीं लगा कि मनवीर ने पिछली रात को उसी एक जगह खड़े होकर बिताया है। इधर नैनिका को बाहर निकलते देख मनवीर की आंखें तुरंत ही चमक उठी और उसने अपने नम पड़ चुके पैर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जबकि उसके पैर में इस वक्त जरा भी जान महसूस नहीं हो रही थी। वो अपने रिश्ते के बदतर हालत और नैनिका को छोड़ देने की वजह से खुद में ही घुटता जा रहा था। वो भले ही रात भर उस जगह पर खड़ा था, लेकिन उसका दिल और दिमाग सिर्फ नैनिका और उसके बच्चे के आसपास ही घूम रहा था।
अपने चेहरे पर ग्लानि लिए जब वो नैनिका के सामने खड़ा हुआ तो अनायास ही उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और उसने अपने हाथ को उठाकर नैनिका के चेहरे तक बढ़ाया। लेकिन इसके बदले में नैनिका ने शून्य भाव से अपने कदमों को पीछे कर लिया और बिना लय के ही कहा, मुझे पता है तुम्हें 1 साल पहले किए गए अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। 1 साल पहले मेरा बुरा वक्त चल रहा था और उस बुरे वक्त में मैंने जान लिया कि मुझसे प्यार करने वाले लोगों को मेरी कितनी फिक्र है। शायद भगवान लोगों की जिंदगी में बुरा दिन इसलिए ही भेजते हैं। नैनी। मनवीर ने एक गहरी और उदासीनता में लिप्त आह के साथ उसका नाम लिया। ये ऐसा था जैसे नैनिका का ये शख्स दिखावा उसके दिल को चोट पहुंचा रहा था, जिस पर नैनिका ने अपने हथेली को आगे कर उसे रुकने का इशारा किया और वापस कहने लगी, रहने दो ना मनवीर, बस रहने देते हैं सब कुछ। हम मान लेते हैं कि हमारा साथ उस बच्चे की मौत तक ही था। बहुत रो लिया मैंने तुम्हारे लिए, बहुत बर्बाद किया अपने आप को तुम्हारे पीछे। अब मैं शुरू से शुरू करूंगी, पर इस बार मोहब्बत नहीं करूंगी किसी से। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद नैनिका ने अपनी पलकों को नीचे कर लिया ताकि उसके दिल की तकलीफों को बयां करते उसके आंसुओं पर मनवीर की दयनीय नजरें ना पड़ सके और वो खुद को मजबूत दिखाते हुए वहाँ से निकल जाए। हालांकि वो इतनी भी अच्छी नहीं थी इन सब में, इसलिए उसके आवाज की हल्की कंपन मात्र से ही मनवीर को ये समझ आ गया कि वो रो रही थी। इसलिए जब नैनिका अपने छोटे से ट्रॉली बैग को खींचते हुए आगे बढ़ने लगी, तब मनवीर ने शीघ्रता से नैनिका को पीछे से आलिंगन किया और उसके कमर के चारों ओर अपने हाथों को फंसाकर बेचैनी से भरी आवाज में कहने लगा, मैं अपनी हर मिस्टेक सुधारना चाहता हूँ, एक चांस नहीं दोगी प्लीज? नहीं, मेरे पास एक और बार दिल तोड़ने के लिए दिल नहीं बचा। मैं अपना सब कुछ खोकर जीना सीख चुकी हूँ और मैं आगे की जिंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ, बिना किसी के सहारे के। इतना कहने के बाद नैनिका ने जबरदस्ती से उसके दोनों हाथों पर दबाव बनाकर उसे खुद से अलग किया और अपने आंसुओं को पलकों और आंखों के बीच से पोंछा। एक पल तक गहरी और व्यथा से भरी सांसों को भरते हुए उसने खुद के दिल में उठे जज्बात की अजीब सी लहर को नियंत्रण किया और मुड़ फिरकर एकटक मनवीर को देखने लगी। उसके नीरस चेहरे को देख अगले ही पल उसने अपने गर्दन में पहने स्वनिर्मित लॉकेट को खुद से अलग किया और अपने एंडियों को आहिस्ते से उठाकर उस लॉकेट को मनवीर के गले में पहना दिया। अपने पंजों को नीचे करने के बाद उसने उस लॉकेट को नजर भर देखा, जो कि अब मनवीर के गले में चमक रहा था। अपने चेहरे पर एक नकली खुशी से भरी मुस्कान को बनाते हुए उसने कहा, मनवीर, तुम्हारी शादी के लिए गिफ्ट। तुम्हारे बाद मैंने दिन रात सिर्फ इसे ही देखा है, लेकिन इसे अपनी होने वाली बीवी के नजरों से बचा कर रखना, क्योंकि इसमें हमारे प्यार की नन्ही सी तस्वीर है और बस खुशी से जीना। ऐसा कहते हुए वो मुड़ी और जाने के लिए कदम लेने से पहले एक बार फिर से बोली, मुंबई आने पर दोबारा मुझसे मिलने मत आना, मैं तुम्हें किसी और के साथ देख कर जी नहीं पाऊंगी। इतना सुनने के बाद मनवीर की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया और उसी धुंधलेपन में लिपटे हुए उसने नैनिका को एक एक कदम के साथ खुद से दूर जाते देखा। हालांकि वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन बेपसी से देखने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसने 1 साल पहले गलती की थी। इसलिए उसे आगे बढ़कर नैनिका को हक से रोकने की हिम्मत नहीं हो रही थी और वो बस चुप था अपने तकलीफों को सहते हुए। इधर मुंबई में चूंकि आज वीकेंड था, इसलिए आरोही को ऑफिस नहीं जाना था, जिसकी वजह से वो अपने कमरे के अव्यवस्थित बिस्तर पर किसी आलसी बिल्ली के भांति पसरी हुई थी। हालांकि वो जाग रही थी, लेकिन उसे बेड से हिलने का मन नहीं हो रहा था। तभी उसे अपने फोन के रिंग करने की आवाज आई और उसने फोन को उठाकर उसके स्क्रीन को घुरा। वहाँ स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम साफ लिखा हुआ था, प्रेम। कॉल को जल्दी से रिसीव करने के बाद आरोही ने उत्सुक भाव से कहा, हाँ हेलो प्रेम, उठ गई थी क्या? बड़ी जल्दी कॉल रिसीव कर लिया। फोन के दूसरी तरफ से प्रेम की हंसने की आवाज आई। हाँ उठ गई थी, लेकिन तुम्हारी कोई बात सुनने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? आज वीकेंड है।
आज मैं अपने कमाई के आधे हिस्से को उड़ाऊंगी और तुम देखना कि एक अमीर लड़की कैसे पैसे खर्च करती है। आरोही बेड पर उठकर सीधा बैठते हुए बोली, ठीक है, रेडी होकर आओ, मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ। छुट्टी खत्म होने से पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है, इसलिए लेट मत करना, मेरे लिए हर एक पल कीमती है, प्रेम ने कहा। ओके, मेरा इंतजार करो, मैं बस 10 मिनट में आई। इतना कहने के बाद आरोही ने फोन को डिस्कनेक्ट किया और अपने शरीर को दाएं बाएं मोड़ने के बाद उठकर खड़ी हो गई। 10 मिनट बाद आरोही ने शावर लेकर अपनी सबसे पसंदीदा सफेद सिल्क की लॉन्ग फ्रॉक और उसके ऊपर जैकेट पहन ली और रोज से थोड़ा ज्यादा मेकअप करके रूम के बाहर निकल आई। उसके मेकअप और नई ड्रेस को देख उसकी मामी जी ने उसे बाहर निकलने से पहले टोका, कहाँ चली सवारी, इतवार के दिन भी घर पर टिकने का मन नहीं करता, बिना माँ के पली हो तो क्या जरा भी सभ्य नहीं रहोगी। दरवाजे से निकलने से पहले अपनी मामी द्वारा टोके जाने पर आरोही ने अपने शरीर को उनकी तरफ मोड़ा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या मामी जी जा रही थी शॉपिंग पर? त्योहार कितने करीब है, आपके लिए कितनी सारी साड़ी खरीदनी है। आरोही इतना ही कह पाई थी कि तभी उसकी मामी जी बीच में ही चिल्ला पड़ी, शॉपिंग? तू मेरे लिए काहे साड़ी खरीदेगी? तू 10 मिनट रुक, हम अभी तैयार होकर आते हैं, फिर साथ में चलते हैं। अपनी मामी को कमरे के अंदर जाता देख आरोही कुछ 2 मिनट वहीं खड़ी उनसे पीछा छुड़ाने का उपाय सोचती रही। चूँकि वो प्रेम के साथ शॉपिंग पर जा रही थी, इसलिए वो अपनी मामी को साथ नहीं ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी मामी उसे एक लड़के के साथ घूमती हुई दिखेंगी तो अजीब सी प्रतिक्रिया देंगी। इसलिए वो बिना आहट किए घर के मेन गेट से निकल गई और प्रेम की कार के करीब तक जाने के लिए तेजी से दौड़ने लगी। प्रेम जो कि अपने कार में बैठा उसे उस सफेद सी ड्रेस में दौड़ते हुए देख रहा था। अचानक उसकी दिल की धड़कनें सामान्य से अधिक गति पकड़ने लगी और उसकी आंखें अभिलाषी चमक लिए हुए आरोही के चेहरे की शरारती मुस्कान पर जा टिकी। बचपन के दिनों से ही प्रेम ने सिर्फ एक लड़की को ही देखा और अपना वक्त दिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ आरोही थी। हालांकि उसने कभी भी उसे एक दोस्त से ज्यादा ट्रीट नहीं किया, लेकिन जब वो अपने एयर फोर्स के जॉब के लिए इंदौर से जाने लगा, तब उसे ये एहसास हुआ कि आरोही उसके लिए कितनी मायने रखती है और वो उसे अपने हर पल में कितना मिस करता था। इधर तेजी से दौड़ने की वजह से आरोही कार तक जल्दी पहुंच गई और हाँफते हुए शीशे पर नॉक करने लगी, जिससे प्रेम तुरंत ही अपने सभी प्यारे ख्याल से बाहर निकल आया और दरवाजे को खोलकर आरोही से बैठने को कह दिया। क्या बात है, आज मेरी बगल में बैठी लड़की बचपन की तरह बदसूरत नहीं लग रही? क्या ये सब मेरे लिए है? आरोही को अपने कार में रखी पानी के बोतल को पास करते हुए प्रेम ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं सपने में भी ना सजूं, ये तो किसी और के लिए है। शॉपिंग पर जाने से पहले मुझे आदित्य मेंशन जाना है, नक्श का कुछ फाइलों पर सिग्नेचर चाहिए। मैं तो बस उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी सुंदर हूँ। आरोही अपने बालों को पीछे समेटते हुए बोली। कहानी का अगला भाग देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दीजिएगा। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।